नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइकोलॉजी बाय वीके चौधरी। तो जो अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्दी से मेरे चैनल से जुड़ जाएं। आज की जो हम क्लास लेने जा रहे हैं वो अध्यापक भर्ती लेवल 1 और 2 दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि हम शैक्षिक परिदृश्य की बात कर रहे हैं और इसमें मुख्य रूप से थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव और फिर इसके ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार से सवाल लेंगे, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सवाल मुख्य रूप से इसी पार्ट में से आने हैं। तो बिल्कुल अटेंशन बना लीजिए, अवधान बना लीजिए और जल्दी से चैनल को शेयर भी कर दें, ताकि और भी जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, छात्र, शिक्षक, शिक्षिकाएं वे भी जुड़ सकें। तो हम जो बात करने जा रहे हैं वो मुख्य रूप से शैक्षिक परिदृश्य की बात कर रहे हैं और यहाँ इस क्लास में हम 3 बिंदुओं पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। पहली बात, आरटी 2009 जो एक्ट अधिनियम बना, फिर वापस राजस्थान के संदर्भ में, जब राजस्थान के संदर्भ में आरटी की बात करते हैं तो 2011 उसकी थोड़ी सी बात करेंगे, और फिर निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा की जो बात है उसकी बात करेंगे। निजी स्कूल में निःशुल्क शिक्षा, क्लियर। तो इनमें 9 का मैंने अलग से वीडियो डाल दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम मिले तो वो देख लेना। यहाँ केवल मुख्य बातें मैं फटाफट जल्दी 9 की बताता हूँ, बाकी हम 11 और निजी विद्यालय ये टॉपिक को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे और फिर तीनों का मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव प्रश्नावली लेंगे, ताकि सवाल को कैसे सही करना है, कहाँ गलती कर सकते हैं, किस प्रकार गलती से बचना है, ये सारी चीजें हम बढ़ेंगे। तो जरूरी है कि क्लास को पूरा देखें और ध्यानपूर्वक देखें। तो सबसे पहले जब हमने बात की थी आरटी 2009 की, तो उसमें जब हमने बात की तो सबसे पहले हमने कहा कि 4-5 चीजें याद रखनी है, क्योंकि ज्यादा सवाल होने के आने के चांस इसी में रहते हैं। फिर आपको थोड़ा बहुत अब राजस्थान के संदर्भ में तो यहाँ भी सवाल आ सकते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से पहला, संविधान संशोधन जो 86वां 2002 में किया गया, उसको बढ़िया याद रखना है। 2002 86 हमने जोड़ा भी है, थोड़ा सा 6 81 2 छीक आएगी, अच्छी होगी और शिक्षा की शुरुआत हो जाएगी। 2002 86 3 परिवर्तन उसमें किए गए, एक मूल अधिकार में जोड़ा गया, एक मूल कर्तव्य में जोड़ा गया और एक केवल नीति निर्देशक तत्व में अब बचपन की देखभाल शेष रह गया। तो अनुच्छेद याद रखना है कि अनुच्छेद 21 क या ए में जोड़ा गया। जो मूल कर्तव्य है वो मुख्य रूप से 51 क के भाग, इंग्लिश में आए तो के, हिंदी में आए तो ट, मुख्य रूप से, और फिर 45 में शेष रहा। फिर इसकी कानूनी प्रक्रिया को थोड़ा दिमाग में रखना है कि पहले राज्यसभा में 20 जुलाई को, फिर लोकसभा में 4 अगस्त को, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर 26 अगस्त को, फिर 27 को राजपत्र या गजट में प्रकाशित हुआ और 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर लागू हुआ। कुल उसमें मुख्य रूप से 7 अध्याय, 38 अनुसूचियां और एक अनुसूची और मुख्य रूप से 38 धाराएं, जिसको बाद में मुख्य रूप से जोड़ते हुए एक और बढ़ा दी, कुल 39 कर दी। तो मुख्य रूप से इसमें यह भी याद रखना है कि जब टोटल भाग की बात की थी तो हमने 7 भाग कहा था और मुख्य रूप से धाराएं बात की थी तो 38, एक फिर बाद में जोड़ी गई, वो बाद की बात है। मूल में जो 38 थी और अनुसूची जो है वह 1, और उनको मैंने बढ़िया व्यवस्थित तरीके से वीडियो में समझाया है, तो उसको अलग से देख लेना। अब यहाँ बात करते हैं 2011 की। इसमें कैसे धाराएं आती है, उन धाराओं को जोड़ेंगे कैसे। जैसे हमने 9 में जोड़ा था एक इमेज बना के, आपको थोड़ा याद होगा कि पहला हमने कहा था 9 में सबसे पहले प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद क्या आता है, प्रस्तावना किसकी दे रहे हैं, तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम की दे रहे हैं। तो दूसरा अध्याय 2009 में कौन सा था, निःशुल्क और अनिवार्य। फिर हमने कहा निःशुल्क अनिवार्य अधिकार देगा कौन, तो सरकार। तो इसका मतलब स्थानीय सरकार, प्राधिकार, माता पिता के कर्तव्य, तो इसका मतलब तीसरा वो आ गया। अब दे तो रहे हैं लेकिन जाना कहां पड़ेगा, विद्यालय स्कूल में। तो चौथा कौन सा आ गया, विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। अब विद्यालय और शिक्षक क्या करेंगे, पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे। तो 5वां हमने ले लिया था कि पाठ्यक्रम, प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम और उसको पूरा करना। फिर पाठ्यक्रम तो कर रहे हैं, आप बच्चों के अधिकारों का क्या करना है, संरक्षण भी करना है। तो 6ठा हमने अधिकारों का संरक्षण, और 7वां लास्ट बच गया प्रकीर्ण या विशेषाधिकार। शुरू में प्रस्तावना होती है, लास्ट में प्रकीर्ण और विशेषाधिकार। तो 7 एक सिस्टम याद किया था। तो वैसे ही अब 2011 में याद करते हैं, क्योंकि 9 में हम याद कर चुके हैं, और जहां आए प्रश्न को पढ़ो, आपको ऑटोमेटिकली वो शब्द याद आएंगे जो मैंने बोले हैं जोड़े हुए, तो उसके अनुसार आप सही कर दोगे। तो अब बढ़ते हैं 11 की तरफ, और फिर ऑब्जेक्टिव तीनों के लेंगे साथ में, ताकि स्थिति क्लियर हो जाए।
2011 की जब हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से राजस्थान निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, ये नियम है, अधिनियम नहीं है, नियम 2011 है जो 29 मार्च, डेट इंपॉर्टेंट, 29 मार्च 2011 से अधिसूचित किया गया। राजपत्र में इसका प्रकाशन एक दिन बाद हुआ, गजट में एक दिन बाद होता है, उसमें भी एक दिन बाद था, 26 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए और 27 अगस्त को मुख्य रूप से प्रकाशित हुआ। तो 30 मार्च 2011 को इसमें गजट में प्रकाशित किया गया और इसको 1 अप्रैल 2011 को यह लागू हुआ। राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान में। अब एक सवाल इसमें कई बार कंफ्यूजन करता है बच्चों को कि सबसे पहले राजस्थान में जो नियम बनाया गया उस नियम का नाम क्या था, तो उस नियम को 2010 का नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि बना वो था लेकिन पारित नहीं हुआ, तो पहले बनाया गया। तो ऐसा सवाल आया स्पेशल कि सबसे पहले सर्वप्रथम कौन सा नियम बनाया गया, तो राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 है। एक ही सवाल आता है उसके अनुसार, लेकिन वो पारित नहीं हुआ, उसको आगे नहीं है। अब जो राजस्थान में कहलाता है ओरिजिनल, वो 2011 है। तो जैसा सवाल की प्रकृति डिपेंड करती है कि उसका उत्तर क्या होगा। बढ़ते हैं आगे और जोड़ की धाराओं को याद करते हैं। अब देखो, इसमें कुल अगर हम बात करें तो जो भाग, पहले भाग की बात करते हैं कि कुल जो भाग है वो कितने हैं, 10 भाग है। कितने भाग है? 10 भाग है। और मुख्य रूप से जो नियम इसमें दिए गए हैं, कुल कितने नियम है? 29 नियम। याद हो जाएंगे, 20 + 9 है ना, 20 9 29, टोटल 29 है। और मुख्य रूप से जो भाग है वो 10 और नियम है वो 29। अब जैसे ही हमने 9 में इमेज बनाई थी, यहां शुरुआत करते हैं। बिल्कुल एक कहानी की तरह सिस्टमेटिक ढंग से आपको ये भाग याद हो जाएंगे और एग्जाम में सवाल देखना और आराम से 3 मिनट अटेंशन करके उसको अप्लाई करना है। कैसे? सबसे पहले तो हमेशा ही आता है प्रारंभिक, चाहे 9 की बात करें चाहे 11 की बात करें, प्रारंभिक प्रस्तावना। प्रारंभिक में नाम आता है और परिभाषा आती है, सिंपल है कॉन्सेप्ट। इसमें भी वही है और उसमें भी वही था। यहां हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में सबसे पहले कहते हैं कि भाई अपना घर बसा लो, है ना, इस लायक बन जाओ। तो ये राजस्थान की धरती है और यहाँ शुरुआत हमने की प्रस्तावना से। प्रस्तावना होते ही पेरेंट्स ने कह दिया कि भाई विद्यालय प्रबंध समिति, इसमें दूसरा आता है समिति, भाई अपना समिति बनाओ, अपना घर परिवार बनाओ और उस घर का जीवन यापन करो। तो ये जिम्मेदारी आपको दी जाती है। तो इसका मतलब राजस्थान में प्रारंभिक और प्रारंभ में कह दिया कि भाई समिति बनाओ। समिति यानी अपना परिवार, परिवार में पति पत्नी और बच्चा, 3 मुख्य रूप से होते हैं। इसलिए हमने कह दिया कि यहाँ शुरुआत भी कौन सी धारा से होती है, 3 से 5। 3 से शुरुआत हुई और 5 तक हुई। पहले में सिंपल सा है, 1 व 2, पहले में नाम आएगा, दूसरे में परिभाषा आएगी। और यहाँ 3 से 5, इसका मतलब विद्यालय प्रबंध समिति है वो 3 से 5। क्या बात है, वो भी आगे हम जोड़ के याद करेंगे। पहले हम भाग याद कर रहे हैं, फिर धाराओं को भी जोड़ के उसी के अंदर याद कर लेंगे, ठीक है। अब समिति बना दी, समिति ने कहा भाई ठीक है, परिवार बना दिया, समिति बना दी, अब बच्चों को पढ़ाना तो होगा, भाई समिति बनाइए, बच्चों को पढ़ाओ। तो सीधा आ गया निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम, क्या बच्चों को शिक्षा देनी है। तो भाई शिक्षा कहाँ से दें, भाई गरीब है, शुरू में इतने साधन संसाधन नहीं है, तो कौन देगा, तो भाई सरकार। तो राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य व दायित्व, भाई समिति आपकी है और बच्चों को निःशुल्क अधिकार दिलवाना है, तो देगी कौन, सरकार देगी। तो सरकार, स्थानीय प्राधिकार कर्तव्य है, उनका क्या कर्तव्य है कि विद्यालयों और अध्यापकों, आगे जोड़ दिया। तो सरकार ने कह दिया भाई हमने विद्यालय खोल रखे, आप विद्यालय में जाओ और विद्यालय में अध्यापकों के पास जाओ। तो फिर अगला आ गया अध्यापक, वो अध्यापक आपको क्या करेंगे, शिक्षा प्रदान करेंगे। तो दोनों याद हो गया कि राज्य सरकार ने कहा कि स्कूलों में जाओ, वहां अध्यापक है और अध्यापक आपको शिक्षा प्रदान करेंगे। क्लियर? तो विद्यालय, अध्यापक और अगला सिर्फ अध्यापक। फिर कहा कि ठीक है, अध्यापक क्या करेंगे, अध्यापक पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे। कि अध्यापक है, उन्हीं का काम है कि उस पाठ्यक्रम को पूरा करना। फिर उसमें अगर आपको कोई शिकायत हो, टीचर को भी शिकायत हो तो भी निवारण होगा, बच्चों और पेरेंट्स को शिकायत हो तो भी उसका निवारण होगा। तो इसका मतलब इसमें आ गई शिकायत, क्योंकि राजस्थान है, शिकायत कर सकते हो, और शिकायत टीचर्स को हो तो भी उसका निवारण होगा, और बच्चे और छात्र है तो भी निवारण होगा। फिर कहा लास्ट में इसने कहा कि बाल अधिकारों का संरक्षण, बालकों के अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। बाकी हम शिकायत तो कर देंगे, लेकिन इनका अधिकारों का आप संरक्षण करो। और लास्ट में आप क्या, प्रकीर्ण या विशेषाधिकार। सिंपल कॉन्सेप्ट। राजस्थान में शुरुआत हुई, प्रस्तावना दी, कहा कि समिति बनाओ, परिवार बनाओ, और परिवार के अनुसार कहा कि अब बच्चों को शिक्षा देनी है। शिक्षा देने के लिए सरकार ने कहा
विद्यालय में जाओ, अध्यापक है और अध्यापक आए, अध्यापकों ने पाठ्यक्रम को पूरा करवाया तो हमने कहा यहाँ पूरा किया। कोई शिकायत है तो शिकायत को भी देखेंगे और फिर बाल अधिकार और फिर प्रकरण। कितने हो गए? 10। 29 नियम है, यहाँ भी हम थोड़ा सा जोड़ते हैं एक एक करके। और फिर हमने कहा निःशुल्क 3 से 5 ले लिया, इसमें केवल 6 नंबर है। कितना है? 6 नंबर की बात की गई है कि निःशुल्क और अनिवार्य। राज्य सरकार दायित्व, यहाँ मुख्य रूप से 7 से लेकर 9 तक की बात की गई। फिर ये इंपॉर्टेंट आता है भाग 5। भाग 5 है और 5 का उल्ट डबल कर दिया 10 से लेकर 15। तो 10 से लेकर 15 है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहाँ सवाल बनने के चांस रहते हैं कि मुख्य रूप से इसके अंतर्गत ज्यादा। अध्यापक है वो 16 से 21, 16 अध्यापक और 21 साल तक बच्चा है, यानी जब तक समिति बनाने के लायक नहीं हो जाता तब तक अब अध्यापक के भरोसे है। फिर कहा पाठ्यक्रम और प्रारंभिक शिक्षा 2 ही है, उसमें 29 30 था, याद होगा आपको थोड़ा सा, और इसमें 22 व 23 है मुख्य रूप से। तो इसमें वहां 9 की बात करें, 9 में 29 और 30 में पाठ्यक्रम की बात थी, यहाँ 22 और 23 है। शिकायत है वो 24 व 25, वहां 24 में कर्तव्य थे शिक्षक के और यहाँ कर्तव्य के बारे में शिकायत कर रहा है। थोड़ा सा इमेज बना के वहां क्या कहा 24 में कि शिक्षक के 24 कर्तव्य क्या क्या है, उन कर्तव्यों की बात की गई। यहाँ 24 में शुरुआत ही शिकायत से। फिर बाल अधिकारों का संरक्षण 26 से 28 और लास्ट आता है 29, मुख्य रूप से लास्ट में ये से, ठीक है, 26 से 28। तो यहां मुख्य रूप से 10 आ गए। अब इनमें मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें हैं उसको धीरे धीरे इमेज बनाते हैं, याद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने कह दिया कि भाग 1 में 2 नियम ही है, पहला है नाम और दूसरा है परिभाषाएं। नाम वही राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011, ये नाम है पहला। दूसरा है परिभाषाएं, इसमें बहुत सारी परिभाषाएं अलग अलग प्रारंभिक शिक्षा की बात की गई है जो 1 से 8 तक की है। फिर राज्य सरकार की बात की गई है कि राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकार, माता पिता के कर्तव्य किस प्रकार से होंगे, ये अलग अलग परिभाषाएं बहुत दी गई। तो पहला और दूसरा मानचित्र है, उस मानचित्र की भी परिभाषा दी गई है। मुख्य रूप से अभिलेख है, अभिलेख कैसा बनाया जाएगा, किस प्रकार का होगा, उसकी भी परिभाषाएं। फिर आता है भाग 2, विद्यालय प्रबंध समिति। इंपोर्टेंट, पहले प्रस्तावना, उसने कहा समिति बनाओ, समिति बना दी। समिति में इंपोर्टेंट याद रखना है कि इसमें मुख्य रूप से 3, 4 और 5 तीन ही है। तीनों को याद करते हैं कि सबसे पहले एसएमसी पूछा जाए कि एसएमसी का मुख्य रूप से 2011 के नियम में किस भाग में बात की गई है, तो भाग नंबर 2 इंपोर्टेंट है, मैं सवाल बोल रहा हूं साथ साथ। तो भाग पूछे तो कौन सा है? भाग 2। फिर पूछे नियम कौन से इसमें है, 3, 4 और 5 तीनों नियम किस भाग में सम्मिलित है? विद्यालय प्रबंध समिति में सम्मिलित है। सवाल ये पूछे कि विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना या गठन संबंधी जो नियम है वो कौन सा है, तो नियम कौन सा आएगा? 3, क्योंकि 3 में केवल ये बात की गई है कि विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी का गठन या संरचना कैसे होगी। फिर सवाल ये आए कि 2011 के अनुसार इसकी कार्यकारिणी समिति, साधारण सभा की बात नहीं कर रहा हूं, कार्यकारिणी, तो इसकी विद्यालय प्रबंध समिति की कार्यकारिणी समिति है वह कौन से नियम है? 4 और 5 है वो विद्यालय विकास योजना जो एसएमसी तैयार करती है, विद्यालय विकास योजना। और विद्यालय विकास योजना जो है वो 3 वर्षीय होती है। कितनी? 3 वर्षीय होती है, जिसमें अलग अलग एक एक साल की उप योजनाएं होती है। 3 उप योजनाएं बनाई जाती है, 3 साल की बनाई जाती है। तो ये 3 याद रखना है। पूरा भाग एसएमसी का 2 नंबर, 3 धाराएं हैं, 3, 4 और 5। पहली में संरचना, दूसरी में कार्यकारिणी समिति और लास्ट में आता है विद्यालय विकास योजना। 3 पार्ट करने, समझना पूरा, शॉर्ट में याद करना है कि यहाँ एसएमसी की संरचना, ये कार्यकारिणी समिति और विद्यालय विकास योजना। भाग 2 नियम 3, 4, 5, 3, 4, 5 एसएमसी से संबंधित है तो बिल्कुल है, लेकिन एसएमसी में भी कौन सा अलग अलग पार्ट है, तो अलग अलग पार्ट का अलग अलग याद रखना है क्योंकि आते ही ये सारे इस भाग में। तो भाग पूछे तो ये तीनों धाराएं इसमें आ जाएगी। केवल संरचना या संगठन का पूछे तो ये आएगा, कार्यकारिणी समिति का पूछे तो इसका आएगा और विद्यालय विकास योजना आएगा तो इसका आएगा। यानी प्रश्न तय करेगा उसका उत्तर क्या होगा, और इसीलिए मैंने आसपास की चीजों को भी आपको समझा दिया है। तो याद हो गया, प्रारंभिक ने कहा समिति बनाओ, समिति बना दी, समिति में 3 आ गई, 3, 4 और 5। फिर आते हैं, समिति ने कहा कि भी बच्चे हैं और बच्चों को क्या मिलना चाहिए? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इसमें एक ही है 6, भाग कौन सा? 3 और 3 का डबल हो गया 6, क्योंकि वहां हमने ले लिया मुख्य रूप से कि 2 तक तो आ गया परिभाषा, 3, 4 और 5
एसएमसी। क्लियर। अब आ गया 6 यानी भाग 3 में 6। ठीक है। अब इसमें क्या किया, एक वर्ड दिया विशेष प्रशिक्षण, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, विशेष प्रशिक्षण का सवाल बनता है। अब ये कहा कि इसमें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसकी न्यूनतम अवधि कितनी होगी, तो 3 मास, और अधिकतम पूछे तो अधिकतम कितनी हो सकती है, 2 वर्ष। तो दोनों याद रखना है। न्यूनतम ज्यादातर सवाल आते हैं, तो न्यूनतम तो है 3 मास की विशेष प्रशिक्षण, और अधिकतम पूछे तो कितना है, 2 वर्ष। कौन सा नियम, 6। भाग कौन सा, तीसरा। क्यों, पहला प्रस्तावना, दूसरा समिति बनाई, समिति ने कहा भाई बच्चे हैं इनको निःशुल्क अधिकार दिया जाना चाहिए, तीसरा। फिर आते हैं भाग 4, तो इसने कहा ठीक है देंगे, लेकिन देगा कौन, देगी राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकार। तो अगला अध्याय आ गया स्थानीय प्राधिकार का। अब यहां बात करते हैं नियम 7, आसपास का क्षेत्र और सीमाएं। आसपास का क्षेत्र और सीमाएं, आरटी 9 में 7 जो धारा थी वो वित्त संबंधी थी। हमने कहा 7 में वित्त होगा, पैसे होंगे तो अधिनियम चलेगा, बिना पैसों के कैसे चलेगा। तो वहां 7 थी वो वित्त संबंधी थी, और यहाँ 7 है वो आसपास के क्षेत्र की सीमाएं। यानी यहां मुख्य रूप से कहा गया कि हर मुख्य रूप से 1 किलोमीटर में प्राथमिक और 2 किलोमीटर में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना होगी। तो वो बात राजस्थान में इसी नियम में कही गई है, आरटी 9 में नहीं कही गई है। आरटी 9 में कहा कि जैसा परिवेश है, परिस्थितियां हैं, क्योंकि पूरे भारत में अनेक राज्य हैं और हर राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं, तो उन्होंने कहा उसके अनुसार आपके व्यवस्थित हो, उसके अनुसार आप स्कूलों की स्थापना करो। और राजस्थान में ये कहा गया इसमें 7 में कि हम 1 किलोमीटर में प्राथमिक 1 से 5, उच्च प्राथमिक 6 से 8, जो मुख्य रूप से, या 1 से 8 कह दें कि मुख्य रूप से उन विद्यालयों की स्थापना, ये नियम 7 में। फिर आता है नियम 8, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकार के उत्तरदायित्व। हम इमेज बना के याद करें, क्योंकि सवाल फिर लेंगे तब आपको मैं वापस ये चीजें याद करवाऊंगा। ठीक है। तो राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकार है, ये नियम कौन सा आ गया, 8। फिर आ गया नियम 9, स्थानीय प्राधिकार द्वारा बालकों के अभिलेखों का रखना। ये फिर इंपोर्टेंट, 9 इंपोर्टेंट कि अभिलेख, अभिलेख का मतलब यहाँ हाउस होल्ड सर्वे। टीचर जो हैं वो मुख्य रूप से हाउस होल्ड सर्वे करते हैं, और उस सर्वे के माध्यम से मुख्य रूप से जो भी बच्चे हैं, अनामांकित है, ड्रॉप आउट है, नया एडमिशन होने वाला है, उन पूरों की डिटेल रखी जाती है, अभिलेख सुरक्षित रखा जाता है। और जब भी स्थानीय प्राधिकार मांगेंगे उनको उपलब्ध करवाना है कि कोई बच्चा अनामांकित व ड्रॉप आउट ना हो, जिसको एडमिशन देना है उसका एडमिशन आपको करवाना है, वो सारी डिटेल रखी जाती है। तो ये एक मुख्य अभिलेख है, और ये स्थानीय प्राधिकार द्वारा बालकों के अभिलेख को रखा जाना मुख्य रूप से नियम 9। तो किसकी बात की, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकार। और इसमें हमने कह दिया 7, 8, 9। 7 में बात की क्षेत्र की, 8 में बात की उनके कर्तव्य, और फिर अभिलेख को रखा जाना। क्लियर। बढ़ते हैं आगे। फिर आ गया इंपोर्टेंट भाग 5, क्योंकि 4 तक की हमने बात कर ली। समिति बनाई, समिति ने अधिकार की बात की, फिर सरकार के पास गए। अब सरकार ने कहा भाई विद्यालय और अध्यापक के पास जाओ, हमने व्यवस्था कर दी है। तो आ गए भाई विद्यालय और अध्यापकों के पास कि भाई इनके उत्तरदायित्व क्या है। और इनका जो शुरुआत होती है 5 का डबल 10, यानी ये जो मुख्य रूप से विद्यालय है, शिक्षक तो आगे भी आएगा, विद्यालय है वो 10 से लेकर 15, इंपोर्टेंट 10 से लेकर 15, यानी विद्यालय आए। तो विद्यालय ने सबसे पहले कौन सा नियम आ गया, 10, 5 भाग और नियम 10 जोड़ते चले। तो सबसे पहले क्या है, कमजोर और अलाभप्रद समूह के बालकों को प्रवेश। सीधा सा है, विद्यालय इन बालकों के प्रति संवेदनशील रहता है, तो सबसे पहले इनको एडमिशन दो, क्योंकि दूसरे तो हो सकता है दूसरे स्कूलों में चले जाए, लेकिन ये जाएंगे नहीं जाएंगे या शिक्षा छोड़ देंगे, तो सबसे पहले इनको ये लिया जाए। इसका मतलब शुरू होते ही भाग जो मुख्य रूप से 5 है उसमें नियम नंबर 10 यही कहता है कि कमजोर और जो अलाभप्रद बच्चे हैं उन बालकों को शिक्षा से जोड़ना है, प्रवेश देना है। फिर 11 कहता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की क्या की जाएगी, प्रतिपूर्ति। अब कह दिया कि भाई निजी विद्यालयों में भी है 25% सीटें। अब निजी वाले कह रहे हैं भाई हम क्यों फीस फ्री रखेंगे, तो क्या फीस कोई बात नहीं है, हम फीस आपको देंगे। सरकार ने कहा आप तो बच्चों को निःशुल्क पढ़ाओ जितना हम कह रहे हैं उसके अनुसार। इसका मतलब फिर इनकी जो राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की क्या की जाएगी, प्रतिपूर्ति की जाएगी, यानी सरकार जो है वो निजी विद्यालयों को मुख्य रूप से फीस का पुनर्भरण करेगी, बच्चा फ्री पढ़ेगा। तो ये बात है मुख्य रूप से। तो ये किसमें कह दिया, ये 11 में, क्योंकि पहले विद्यालय गए तो विद्यालय में प्रवेश इन बच्चों को, फिर मुख्य रूप से कहा कि आपकी फीस जो भी लगेगी उसका पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी। फिर अगला आते हैं, तो फीस तो लगेगी चलो फ्री है, लेकिन आयु के साक्ष्य के लिए दस्तावेज, ये इंपोर्टेंट कि 12
आयु के लिए साक्ष्य के दस्तावेज चाहिए। अब दस्तावेज में छूट दी गई है, पहले दिएगा जन्म प्रमाण पत्र हो तो ठीक है, या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वाला परफॉर्म कर दे तो भी ठीक है, हॉस्पिटल का हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो अभिभावक घोषणा पत्र भर के साइन करके देता है तो उसको भी माना जाएगा और उसके आधार पर एडमिशन होगा। एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कौन कौन से साक्ष्य होंगे, इसमें इसकी बात की गई है 12 में। फिर आता है इसके 13, प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि। विस्तारित कालावधि वैसे 6 माह दी गई है कि 6 माह की विस्तारित कालावधि है और उसके बाद भी अलग प्रवेश होता है, लेकिन टाइम पीरियड जो दिया गया है वो 6 माह दिया गया है। और वैसे अब कहते हैं कि लगभग कक्षा 8 तक पूरे सत्र प्रवेश होता है, लेकिन जो नियम में दिया गया है वो 6 माह विस्तारित कालावधि, यानी शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ की तारीख से लगभग 6 माह की जो है वो विस्तारित अवधि होगी। फिर आता है 14 और 15, ये इंपॉर्टेंट। 14 और 15 बात किसकी कर रहे हैं, विद्यालय। इसने कहा कि यहां विद्यालयों को मान्यता देंगे और यहां मान्यता वापस लेंगे। तो सीधा आता मान्यता देंगे 14 में और मान्यता वापस ले लेंगे अगर वो नियमों का पालन नहीं करता है तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है या मान्यता को वापस भी लिया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट आया कि 10 से 15 भाग कौन सा, पांचवा कौन सा है, इसमें विद्यालय और शिक्षकों का। इमेज बनाई, प्रस्तावना समिति है, समिति ने कहा निःशुल्क दोगा कौन, सरकार। सरकार ने कहा विद्यालय और अध्यापकों के पास जाओ। इन्होंने कहा 10 से 15, 10 में सबसे पहले कमजोरों को देंगे, फीस है तो उसकी पूर्ति हम करेंगे, आयु के साक्ष्य लाओ आप तो फटाफट ताकि उसका एडमिशन करें, और प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि है, 6 माह में कभी भी आ सकते हो और पूरे सत्र भी अब तो आ सकते हो। और फिर विद्यालय है उनको हम देखेंगे कि किसको मान्यता देनी है और किसकी मान्यता लेनी है। तो आ गया 10 से 15, इमेज बनाई और 10 से 15 हमें याद हो गए विद्यालय। फिर अगला आएगा 16 से 21, अध्यापक है, 21 साल तक उसको रखना है, 21 साल के बाद उसको फ्री कर देंगे। तो अध्यापक की बात है मुख्य रूप से 21। भाग 6 कौन आ गया, अध्यापक। इमेज बना रहे हैं 16 से 21, धारा के लिए हम बात कर रहे हैं कि 21 है यानी 21 तक इसमें रहेगा अध्यापक में, ठीक है। तो ये शुरू में आते ही जैसे ही अध्यापक आया तो अध्यापक में ये 3 पहले याद कर लें कि 3 है वो योग्यताओं से संबंधित। यहां भी न्यूनतम, अर्हता। फर्क कितना है कि इसमें कहा कि इसकी योग्यता कौन सी होगी, स्पेशल दिया है कि जो अधिनियम 2009 था उस 9 की धारा 23, क्योंकि उसमें 23 में कहा था 23 तेरी योग्यता क्या है, और योग्यता का निर्धारण है कि आपको RTET या टेट पास करना होगा फिर आप इस अध्यापक बनने के योग्य हो। तो जो योग्यता निर्धारित की गई है अधिनियम 23 में, उस अधिनियम के अनुसार उसकी योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ योग्यता से संबंधित है 16, शुरुआत हुआ और सीधा कहा योग्यता। तो अध्यापक क्योंकि 15 पे खत्म कर दिया, 16 पे आया, 16 पे आते कि भाई योग्यता। अब योग्यता है उस न्यूनतम अर्हता या योग्यता में थोड़ा सा स्थिरीकरण, छूट थोड़ी दी गई है कि योग्यता प्राप्त नहीं किए टीचर लगे तो उनको थोड़ा सा 4 साल की छूट दे दी कि उस छूट के अनुसार आप फिर योग्यता उस निर्धारित अवधि में प्राप्त कर सकते हो। फिर आता है 18 कि न्यूनतम अर्हता को अर्जित किया जाना, अर्जित करना है उन अर्हता को जो आपकी योग्यता निर्धारित है। तो 16, 17, 18 न्यूनतम योग्यता है। फिर ये आता है इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछने वाला, अध्यापकों के वेतन, भत्ते और सेवा। वेतन, क्योंकि अध्यापकों को वेतन मिलेगा तभी उनमें एनर्जी आएगी और वे बढ़िया ढंग से पढ़ाएंगे। इसका मतलब धारा नियम कौन सा है, 19 है ना, गरम कहते हैं, इसका मतलब 19 यानी पेमेंट मिलेगा तो हाथ क्या हो जाएंगे, गर्मा गर्म हो जाएंगे, पैसे आएंगे, जेब भी गर्म हो जाएगी और फटाफट हम पढ़ाई कराएंगे, बढ़िया काम करवाएंगे क्योंकि टाइम पे पेमेंट आ गया, हमारा काम हो गया। इसका मतलब कौन सा नियम है, 19। अध्यापकों के वेतन भत्ता मिल गया, 19 है, गर्म हो गए। अब सीधा सा आ गया कि अब अध्यापकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले कर्तव्य, अब बिल्कुल कर्तव्य का पालन करेंगे, वेतन भत्ते मिल गए तो 19 और 19 के बाद 20 करेंगे। और फिर 21 प्रत्येक विद्यालय में छात्र अध्यापक अनुपात को बनाए रखना, जो निर्धारित अनुपात दिए गए हैं उन अनुपातों के अनुसार छात्र और शिक्षक का अनुपात को हमें क्या करना है, मैनेज। तो 16 से लेकर 21, 16, 17, 18 योग्यता हो गई। 19 में आते ही वेतन मिल गया, वेतन मिला तो कर्तव्य का पालन बहुत बढ़िया करेंगे और छात्र अनुपात शिक्षक अनुपात को बनाए रखेंगे। इसका मतलब इमेज को माइंड में दोहराना है कि जहां अध्यापक की शुरुआत हुई 16 से 21, 16, 17, 18 न्यूनतम योग्यताएं, 19 वेतन मिल गया, 20 में मुख्य रूप से कर्तव्य का पालन किया और 21 में मुख्य रूप से अनुपात को बनाए रखना है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से अटेंशन से रिवाइज करना है और आराम से सवाल देखोगे और सामने आएगा, आपको तो पहचानना है, सही करना है। फिर आगे कौन से भाग पे, 7, क्योंकि हमने विद्यालय शिक्षकों को लिया तो अध्यापक आए, अध्यापकों ने अपना काम किया,
अब अध्यापन कहा कि भाई पाठ्यक्रम है उनको पूरा करना, सबसे पहले तो हमारा काम ये है। फिर आपकी शिकायत होगी उसका निवारण करेंगे, पहले हमें सिलेबस तो करवाने दो, सिलेबस करवा दे, फिर प्रॉब्लम शिकायत है तो लेके आना, हमारी भी होगी आपकी होगी, दोनों बैठ के बात करेंगे, ठीक है। तो पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा को क्या करना, पूरा करना। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है 22 और 23, भाग 7 21 तक हो गया क्लियर। तो 22 आते ही सीधा ध्यान रखना है पाठ्यक्रम, यहाँ पे वहां था 29 30, यहाँ 22 और 23, दोनों को बार बार माइंड में थोड़ा सा, ताकि 9 भी थोड़ा सा याद रहे और ये भी याद रहे, क्योंकि यहाँ हमने अध्यापक पर छोड़ दिया। अब यहाँ 22 आते ही कहा है कि शैक्षणिक प्राधिकार, और इसमें राजस्थान में जो मेन संस्था है वो RSCERT, क्योंकि SCERT है वो राज्यों में और राजस्थान में उसका नाम पड़ गया R, यानी राजस्थान स्टेट जो मुख्य रूप से काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो उदयपुर में हमारी, उस संस्था को मुख्य संस्था बनाया गया है, जो इसकी मेन संस्था होगी राजस्थान राज्य में। सेंटर में पूछा जाए केंद्र में तो NCERT, राज्य का नाम आ जाए तो RSCERT, राज्य स्टेट तो स्टेट आ गया, केंद्र में पूछे तो मेन प्राधिकार संस्था NCERT, ठीक है। नियम 23 है प्रमाण पत्र प्रदान करना, यानी जब वो कंप्लीट हो जाए एग्जाम उसके 1 मास के भीतर उसको प्रमाण पत्र देना, और प्रमाण पत्र ये देना कि बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है उस प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण कर लिया है, प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण कर लिया है। 9 को याद कीजिए, 9 में किसमें कहा कि 9 में धारा 30 में ये कहा गया कि किसी भी प्रकार का बोर्ड परीक्षा में बैठना बच्चे के लिए अनिवार्य नहीं होगा, RT 2009 की धारा 30, और 30 में यह कहा गया कि अब बोर्ड परीक्षा 8वीं तक नहीं होगी, उन्हें केवल प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि बधाई हो आपने प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर ली है। इसलिए 8वीं की जो मार्कशीट होती है उस पर देखना लिखा होता है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र, ठीक है। तो इसीलिए इसने कहा कि यहाँ जो बात की गई वो किस में की गई है 23, तो पाठ्यक्रम में 2 बातें आ गई, वहां थी 29-30 में, 29 में CC की बात की गई थी, 70 व्यापक मूल्यांकन की, पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता की, और 30 जो था उसमें की गई कि किसी प्रकार के बोर्ड एग्जाम में बैठना अनिवार्य नहीं होगा। यहाँ 22 और 23 कहा कि शैक्षणिक प्राधिकार RSCERT मेन संस्था है, और 30 में कह दिया कि प्रधानाध्यापक है वो बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करेगा देगा। फिर आता है 8, भाई अब शिक्षकों ने पाठ्यक्रम करवा दिया, अब बोल रहा है लाओ भाई शिकायत कोई है तो आपकी शिकायत लाओ, माता पिता की बच्चों की और हमारी है तो हम लेके जाएंगे। इसका मतलब अब शिकायतों का हम क्या करेंगे, निवारण, यानी ये कंप्लीट हो गई 22 और 23। फिर आ गए हम 24 पे, वहां 24 में हमने कहा था शिक्षकों के कर्तव्य दायित्व, ठीक है, उसी को थोड़ा जोड़ना है, वहां दायित्व है और यहाँ अध्यापकों की शिकायत, वहां दायित्व पूरा करता तो ठीक है, यहाँ 24 में आके शिकायत कर दो भाई और क्या, ठीक है। तो 24 में शिकायत। फिर आया 25 में है बालकों और माता पिता की शिकायत। भाई पहले तो अध्यापकों की सुन लेते हैं, अध्यापक बड़े हैं सम्मानीय है तो पहले उनकी सुनते हैं, फिर बच्चों और इनकी भी सुनेंगे। तो 24 और 25 में क्या आ गई, शिकायतें कर लो भाई, क्योंकि पाठ्यक्रम तो हमने करवा दिया, सिलेबस करवा दिया, कोई कमी रह गई तो बता दो, पहले हम अपनी बात रखते हैं फिर आप अपनी रखो। तो सीधा आ गया 24 और 25 मुख्य रूप से। फिर आते हैं बाल अधिकारों का संरक्षण। अब शिकायतें हो गई, लेकिन हमें तो बाल अधिकारों का क्या रखना है, संरक्षण, बच्चों के हम अधिकारों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होने देंगे, क्योंकि एक संस्था बना रखी है 2009 एक्ट में कहा गया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, और यहाँ पर हो जाएगा राज्य, फर्क इतना है, स्टेट है तो स्टेट पे आ जाएगी, ठीक है। तो शुरू होते ही इसने कह दिया 26 राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन, क्योंकि राज्य में ये मेन संस्थान है जो निगरानी करने का काम करती है, और केंद्र है उसमें निगरानी करने का काम जो नेशनल आ गया, बस फर्क इतना है वहां राष्ट्रीय है यहाँ राज्य है। इन दोनों संस्थाओं को RT की निगरानी करने की मेन संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। फिर आता है 27, वहां हमने कहा था टीचरों को सताते हैं, है ना, धीरे धीरे उनको भी साथ में याद करना। वहां 26 में हमने बात की थी रिक्तियों की, कि रिक्तियां हैं जो 10% से अधिक नहीं होगी 26 में। 27 में कहा था टीचरों को सताते हैं, 3 कामों में भेज सकते हैं, इसके अलावा नहीं। आज चुनाव है, आपदा, जनगणना और चुनाव, 3 कार्य होंगे तो शिक्षकों को जाना पड़ेगा, चाहे सताओ कुछ भी करो, बाकी कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। और यहाँ बात की गई है 26 में कह दी संस्था, और 27 में कह दिया राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवादों को प्रस्तुत करने की रीति बताइए कि भाई राज्य बन गया, अब एक रीति है, उस प्रोसेस से आपको शिकायत लानी है, क्योंकि एक प्रोसेस होती है, विद्यालय, फिर PO, फिर CBO, फिर DO, फिर उसके अनुसार CDO, आगे फिर उसके अनुसार जाती है। तो कहने का मतलब एक चैनल है, उस चैनल के माध्यम से आपको जो है वो कार्य करना है। तो सीधा आया यहाँ
बालकों के अधिकार का संरक्षण, मेन संस्था, उसके बाद परिवाद करने की रीति, और 28 में है राज्य सलाहकार परिषद। तीनों आ गई, राज्य सलाहकार परिषद और 2 इसके कार्य। तो कौन से में आ गई? मुख्य रूप से 26, 27 और 28 मुख्य रूप से बालकों के अधिकार का संरक्षण। इसका मतलब ये हमने कहा कि यहाँ 26 से लेकर कितना है 28 तक, 26 से लेकर 28 तक, और लास्ट 29 ही है यहाँ। तो वहां तो 38 39 याद करनी थी, यहाँ तो धाराएं भी कम है और हमने एक इमेज बना के बिल्कुल याद किया, कहीं दिक्कत नहीं। तो अब लास्ट आ गया, इसका मतलब 28 ले लिया, 29 लास्ट इसमें है। शंकाओं का निराकरण, अगर अब भी कोई शंका बच गई लास्ट में तो चलो हम निराकरण करते हैं, क्योंकि अब हमारा लास्ट पार्ट आ गया है भाग 10। अब आपकी शंकाएं हैं, उन शंकाओं का हम क्या करेंगे? निवारण कर सकते हैं, निराकरण कर सकते हैं। तो शॉर्ट में कितने हो गए? 10 भाग। लगते बड़े हैं लेकिन बिल्कुल सही याद हो गए। पहला प्रस्तावना, प्रस्तावना किसकी? समिति बनाएंगे, राजस्थान है इसलिए राजस्थान में समिति का निर्माण किया। समिति ने कहा कि ठीक है, बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य दिया जाना चाहिए, तो तीसरा हो गया निःशुल्क। अब निःशुल्क देगा कौन? राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकार, तो चौथा हो गया स्थानीय प्राधिकार। उन्होंने कहा जाओ भाई विद्यालय में, अध्यापक के पास जाओ, तो गया, अध्यापक विद्यालय हो गया। अब फिर अध्यापक आ गया, अध्यापन का पाठ्यक्रम पूरा करने दो भाई पहले। फिर कहा कि कोई शिकायत हो तो बता दो भाई, और शिकायत है उसके अनुसार फिर हम बालकों के अधिकारों का क्या करेंगे? संरक्षण, और लास्ट में प्रक्रिया विशेषाधिकार। हुआ क्लियर? तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस इमेज बना के याद करना है, रटना नहीं है, कोशिश नहीं करनी है। हम बिल्कुल सही तरीके से जब एग्जाम में सवाल अप्लाई करेंगे उसको भी के देखते वक्त क्या ध्यान रखना है वो भी हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब आते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं, तीसरा पार्ट, गैर सरकारी या निजी कह दें, गैर सरकारी या निजी विद्यालयों में जो निःशुल्क प्रवेश है उसके संबंध में भी 1-2 सवाल बनने के चांस रहते हैं। तो एक आधा सवाल कोई आए तो कहाँ आ सकता है, किस प्रकार का आता है वो देखते हैं। क्या अभी परिवर्तन किए गए वर्तमान में, उसकी भी हम बात करते हैं। सबसे पहले गैर सरकारी विद्यालय, तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 राज्य में 1 अप्रैल 2010 से क्या है? लागू है। इसकी धारा 12(1) ग के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों को अपनी एंट्री लेवल क्लास में 25% सीट, कितने प्रतिशत? 25% जो सीट है वह सीट दुर्बल वर्ग व असुविधाग्रस्त समूह के बालक बालिकाओं के प्रवेश देकर कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी। कि मुख्य रूप से निःशुल्क शिक्षा है वो निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी। तो ये बात मुख्य रूप से 12, और 12 में 3 पार्ट मुख्य रूप से बनते हैं, 1, 2, 3। एक में कहा है कि 25% जो है वो मुख्य रूप से होगी। फिर 2 में बात की गई है कि मुख्य रूप से फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार करेगा, और फिर 3 में जो बात की गई है कहा कि इसके अंतर्गत जो भी नियम बनाए उन नियमों का संस्थाओं को पालन करना है। ठीक है, आगे बात करेंगे। और फिर बात करते हैं कि गैर सरकारी विद्यालयों में बालकों की फीस का पुनर्भरण अधिनियम की धारा 12(2), यही मैंने कहा था कि अधिनियम की धारा जो 12(2) है उस 12(2) के अंतर्गत मुख्य रूप से हम कहते हैं कि क्या करेगा? फीस का पुनर्भरण। क्योंकि प्राइवेट स्कूल है, निजी स्कूल है, वो कि हम फ्री क्यों पढ़ाएं, संसाधन इतने, तो कि फीस पुनर्भरण हम करेंगे। तो 2 में कह दिया कि पुनर्भरण करना। फिर मुख्य रूप से राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के कौन से नियम? नियम 11 याद करिए, 10 से 15 विद्यालय कहा था हमने कि 10 से 15 5वां भाग था, 10 से शुरू हुआ था, 10 और 15, और 10 में शुरू होते ही उसने क्या कहा था? पहले जो कमजोर बालक है, निर्बल है, उनको दिया जाए एडमिशन। फिर फीस कौन देगा? तो फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी। याद आया ना? तो अटेंशन से पढ़ा तो अपने आप याद आएगा। तो कौन सा नियम आ गया? नियम नंबर 11 की बात की। 10 से 15 है विद्यालय और शिक्षकों का, उसमें पहले कमजोर बच्चे आए, फिर पुनर्भरण फीस की बात की तो फीस देगा। तो नियम 11 के अनुसार किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य सरकार। फिर एक फैक्ट आता है कि राज्य में यह प्रावधान किस सत्र से? ऑनलाइन। तो 12-13 से प्रवेश, ऑनलाइन का आगे कि 12-13 से प्रवेश दिए जा रहे हैं। कौन से सत्र से प्रवेश दिए जा रहे हैं? 12-13 से। हम कहते हैं कि एक्ट 2010 में लागू हो गया, लेकिन फिर ये प्रोसेस चलने में टाइम लेता है। तो प्रोसेस कब शुरू हुई, कब विद्यालयों में निःशुल्क पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, बच्चों का एडमिशन लेना शुरू कर दिया एंट्री क्लास में? तो सत्र 12 और 13। ऑनलाइन फॉर्म भरने, ऑनलाइन प्रक्रिया, तो एक सत्र आगे कर दे मुख्य रूप से। ठीक है, तो सत्र 13-14 में राज्य सरकार ने ये संपूर्ण प्रक्रिया क्या कर दी? ऑनलाइन। तो एडमिशन तो शुरू हो गए, सत्र 12-13 से ऑफलाइन शुरू हो गए।
लेकिन फिर कहा कि प्रोसेस को ऑनलाइन करते हैं, धीरे धीरे सूचना तकनीकी का स्तर बढ़ गया है, तो चलो ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन के लिए मुख्य रूप से 13-14, तो एक को याद रख लें पहले कि एडमिशन 12-13, ऑनलाइन 13-14, ठीक है। 12-13 में एडमिशन शुरू और ऑनलाइन प्रक्रिया वो कर दी 13-14 से। फिर कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा NIC के सहयोग से वेब पोर्टल का निर्माण किया गया, क्योंकि अब लेटेस्ट है, वो वेब पोर्टल भी है और एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है। पहले केवल वेब पोर्टल था, अब सुविधा के लिए अभिभावकों के मुख्य रूप से एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है। तो दोनों प्रकार से है वो एप्लीकेशन प्रक्रिया या जो ये प्रोसेस है वो हो सकती है। अब देखते हैं प्रवेश प्रक्रिया। एंट्री क्लास PP3 जो प्री प्राइमरी 3+ जो बच्चे हैं, 3+ का मतलब जो 3 वर्ष से अधिक बच्चे हैं उन बच्चों का एडमिशन, इसका मतलब होता है प्री प्राइमरी स्कूल। जो मैं कक्षा 1 में उस कक्षा में प्रविष्ट कुल विद्यार्थियों की संख्या के 25% की सीमा तक दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के विद्यार्थियों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा PP3 एवं कक्षा 1 हेतु प्रवेश देना होगा। ध्यान रखना, पहले PP1 मुख्य रूप से, PP2, PP3, यानी हम कहते हैं कि ऐसे मुख्य रूप से। तो यहां अब शुरुआत है वो हम कहते हैं कि LKG UKG जो बात करते हैं तो 3, 4 और 5, उसके बाद आती है कक्षा फर्स्ट, ठीक है। तो 1 से शुरू होता है 3 यानी 3+, जैसे ही बच्चा होगा उसको पूर्व प्राइमरी में आपको एडमिशन देना है। तो शुरू में जो क्लासें थी वो 3 भी था, 4 भी था, 5 भी था। तो हो सकता है पुराना कोई डॉक्यूमेंट आपके पास हो या पुरानी किताब हो, उसमें हो सकता है तीनों लिखे हो। तो उसमें फिर परिवर्तन हो गया कि अब एंट्री क्लास जो है, एंट्री यानी बीच में कहीं भी एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ना तो दूसरी क्लास में, ना चौथी में, ना छठी में, ना 8वीं में, केवल पहली क्लास में एडमिशन होगा और PP3 में होगा। PP4 में भी नहीं, PP5 में भी नहीं। ये अभी वर्तमान इस सत्र से हम बात कर रहे हैं जो अभी ये है। हो सकता है पहले आपके पास पुराना मैटर हो तो थोड़ा सा अपडेट कर लेना कि अभी जो एंट्री क्लास का सवाल आए तो एंट्री क्लास 2 ही है, PP3 और कक्षा 1, इनमें ही एडमिशन होगा। फिर मध्य कक्षाओं में एडमिशन नहीं होगा। इनका एक बार एडमिशन हो गया फिर इनको कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। फिर बात करते हैं निःशुल्क और सशुल्क बालकों का अनुपात। मान लो डिफिकल्ट सवाल बनाता है तो डिफिकल्ट में एक कॉमन सेंस याद रखनी है कि हमें निःशुल्क कितने प्रतिशत है, 25, बाकी 75 बच गए। 100 अगर माने तो 75 है वो बच गए और 25 है वो। तो अब कितने बालकों को निकालेंगे कैसे, तो भाग देंगे। भाग किसका देंगे, जिन्होंने फीस देके एडमिशन लिया है। तो फीस देके जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं उन बच्चों का हमें भाग देना है। जितनी संख्या आती है उन बच्चों को हमें निःशुल्क एडमिशन उस विद्यालय में देना होगा, निजी विद्यालयों को देना होगा। अब समझते हैं कि कक्षा सशुल्क जो फीस देके आए हैं और जो निःशुल्क है वो हम यहाँ निकाल रहे हैं। तो कैसे, सिंपल प्रोसेस। पहले बात करते हैं PP3 जो प्री प्राइमरी 3+ जो बच्चे हैं। अब इसमें क्या है, इसमें तो समस्त नव प्रवेशित सशुल्क बालक जितने भी इस एडमिशन लेते हैं, जो भी PP3 में एडमिशन पैसे दे के लेते हैं वो बच्चे ले लिए, ठीक है। अब यहाँ ले लिए। अब क्या निःशुल्क कैसे निकालेंगे, तो समस्त जो नव प्रवेशित फीस देने वाले बालक हैं उनमें भाग दे देंगे हम 3 का। किसका भाग दे देंगे, 3 का। तो अपने आप जो है वो उसका 25% निकल जाएगा और 25% जितने बच्चे लिया फीस देके उन बच्चों की 25% सीटों पर मुख्य रूप से निःशुल्क प्रवेश देना होगा। अब आते हैं कक्षा फर्स्ट पहली पे। PP5 क्योंकि मैंने कहा ना 3, 4, 5 3 होती है, एडमिशन केवल PP3 में होगा। अब PP5 से जो आएंगे कहाँ, फर्स्ट में आएंगे। तो PP5 से कर्मोन्नत, जो वहां से कर्मोन्नत हो गया फर्स्ट में आ गए, प्लस नव प्रवेशित बालक। कई है डायरेक्ट पहली में एडमिशन लेंगे, कई तो उसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जैसे ही PP5 हुआ फर्स्ट में उनको ले लिया। कई ऐसे हैं जो पहली बार एडमिशन ले रहे हैं तो इन दोनों को क्या कर लिया, जोड़ा। ऐसे नहीं कि केवल हम नयों को लेंगे, हम पुराने जो कर्मोन्नत आए उनको भी लेंगे और ये दोनों लेंगे। ये तो कैसे हैं, सशुल्क जो फीस दे के आए। अब हमें निःशुल्क निकालना है तो हम कैसे करेंगे कि PP5 से कर्मोन्नत होके आए, जो फीस दे के आए वो भी है, प्लस नव प्रवेशित जो भी बालक शुल्क लेके आए, इनमें हम क्या भाग दे देंगे, 3 का। तो हमारे सामने मुख्य रूप से जो ये निकल रहा है। अब इसमें क्या करना है, वापस आपको माइनस करना है PP5 से कर्मोन्नत निःशुल्क बालक, क्योंकि कई ऐसे बालक कर्मोन्नत होंगे जो PP5 में पहले से निःशुल्क चल रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ एडमिशन हमने लिया है। तो PP3 में कई बालक होंगे वो RT की तक एडमिशन है तो उनको तो माइनस करना होगा ना, वो कर्मोन्नत तो वो भी होके आएंगे, तो इसका मतलब उनको हम माइनस कर देंगे। तो प्लस कौन से हुए कि जो फीस देके कर्मोन्नत हुए हैं वो बालक, प्लस नया एडमिशन लिया वो बालक, ये प्लस हो गए।
भाग 3 का दे दिया। फिर हम माइनस किसको करेंगे, जो निःशुल्क पहले से एडमिशन है और वो कर्मोन्नत हुए हैं उनको हम मुख्य रूप से दे देंगे। तो सवाल घुमा के थोड़ा सा दे सकता है कि आप निर्धारण कैसे करेंगे किन बच्चों का, तो थोड़ा सा इस चीज को भी दिमाग में रखना है। फिर आते हैं पात्रता क्या है एडमिशन के लिए। इसमें कहा कि बालक गैर सरकारी विद्यालयों के आसपास के परिक्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया, जो आसपास का परिक्षेत्र है उस परिक्षेत्र से बाहर किसी भी हालत में नहीं होगा। अब परिक्षेत्र का निर्धारण कैसे किया, वो इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ा सा देखिए कि आसपास के परिक्षेत्र जिसको कैचमेंट एरिया कहा जाता है में निवास करने वाला होना चाहिए। इसमें स्पष्ट है कि बालक जिस वार्ड या गांव में स्थित है वहां से वांछित संख्या में बालक बालिका उपलब्ध अगर नहीं होने की स्थिति में शेष शहरी निकाय और ग्राम पंचायत, यहां तक देखो जो उसका आसपास शहरी है क्षेत्र और उसका निकाय में बालकों को प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन अब यहां बात चेंज करा है, किसी भी स्थिति में विद्यालय से संबंधित शहरी निकाय या ग्राम पंचायत से बाहर, अब आप ये नहीं है कि उस शहरी निकाय आसपास का है और उस ग्राम पंचायत से बाहर जाके कोई दूसरे जिले का या उस क्षेत्र का है, बाहर निवास करने वाले बालक और बालिका को उस विद्यालय में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। यानी यहां तक है कि शहरी निकाय और ग्राम पंचायत तक तो ले सकते हो, अगर उस क्षेत्र में आसपास नहीं है तो शहरी निकाय और ग्राम पंचायत, उसके बाहर का विद्यालय किसी हालत में उसको एडमिशन नहीं होगा, यानी इसमें वो पात्र नहीं होगा उस विद्यालय में जो उस परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसीलिए इसको कहते हैं कैचमेंट एरिया। तो यहाँ ये इसने नाम दे दिया कि शहरी निकाय और ग्राम पंचायत से बाहर नहीं होगा, यहां तक हो सकता है, इससे बाहर किसी भी हालत में निवास करने वाले बालक बालिका को विद्यालय में प्रवेश नहीं होंगे। ये बिल्कुल भाषा जो ओरिजिनल अभी लेटेस्ट लेटर आया था एडमिशन का, उसी के जो है वो पार्ट है, ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि फालतू की कोई बात है। जो भी बात की जा रही वो ऑथेंटिक सोर्स के आधार पर ही मुख्य रूप से की जा रही, तो आपको इन लाइनों को याद रखना है। फिर बात यहां से आती है दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह। इसमें भी सवाल बनता है कई बार, एक बार तो आया था वो आय का दे दिया था इसलिए डिलीट करना पड़ा, क्योंकि आय तो दोनों में आती है दुर्बल और इसलिए उसको सवाल को डिलीट करना पड़ा। लेकिन अलग से अगर कैटेगरी पूछे तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि दुर्बल वर्ग, तो दुर्बल वर्ग तो स्पेशल एक ही है कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक के अनुसार जो दिनांक 18 मई 2020 के अनुसार असुविधाग्रस्त समूह में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, जो मुख्य रूप से है उन बालकों को सम्मिलित किया जाएगा। कौन कौन से हैं? अनुसूचित जाति के बालक, अनुसूचित जनजाति के बालक, अनाथ बालक, HIV अथवा कैंसर पीड़ित बालक, इन बालकों को मुख्य रूप से इनमें सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं युद्ध विधवा के बालक, अब ये देगा कैंसर और HIV के अलावा अन्य रोगों से ग्रसित, तो अन्य की इसने बात नहीं की है, इसने केवल ये बात की है कि SC ST अनाथ, HIV और कैंसर से प्रभावित बालक या उस बालक के माता पिता अभिभावक संरक्षण, भूयुद्ध विधवा के बालक, निःशक्त बालक जो निःशक्त व्यक्ति पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD एक्ट 1995, अब हो सकता है नाम आ जाए क्योंकि पहले दे रखा उसी के अनुसार चल रहा है। अब जो है वो PWD दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जो विशेष शिक्षा में स्पेशल दिया गया, तो दो एक्ट आते हैं 95 का और 2016 का, 2016 के अनुसार मुख्य रूप से। फिर पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय जो 2.5 लाख रुपए या उससे अधिक हो, 2.5 लाख या उससे अधिक नहीं हो, इससे कम होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं हो, उन बालकों को। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ कंफ्यूजन क्या हुआ था कि पिछली बार सवाल आया था जब दुर्बल वर्ग की बात करते हैं तो दुर्बल वर्ग सिर्फ इतना है कि राज्य सरकार की अधिसूचना जो जारी की गई और इसमें कहा गया कि जिनकी आय 2.5 लाख से कम है या 2.5 लाख से कम है या 2.5 लाख से अधिक नहीं है, एक ही बात है, उन बालकों को तो किसमें रखा जाएगा? दुर्बल वर्ग। और बाकी ये जो नीचे दिए गए हैं कि असुविधाग्रस्त समूह या वंचित बालक, ठीक है, यानी वीकर और डिसएडवांटेज, दो इंग्लिश में वर्ड दिया गया एक्ट में, एक तो वीकर स्टूडेंट और एक डिसएडवांटेज यानी अलाभान्वित व वंचित बालक। तो अलाभान्वित वंचित बालक में ये जो कैटेगरी हम ले रहे हैं ये आएगी। दुर्बल में केवल जो किया गया है वो आय के आधार पर किया गया है कि केवल आय, जबकि इसमें आय इसमें भी ली है लेकिन इसमें केवल आय, ये बालक नहीं आएंगे।
ये बालक इसमें आएंगे असुविधाग्रस्त समूह में, वंचित बालक में, मुख्य रूप से SC ST, अनाथ, HIV या कैंसर पीड़ित, युद्ध, विधवा, निःशक्त बालक, पिछड़ा और विशेष पिछड़ा, और प्लस आय भी इसमें शामिल होगी। तो उस प्रश्न में एक बार रीट में आया था, तब दोनों दे दी, तब उस सवाल को डिलीट करना पड़ा। ठीक है, बाकी केवल आय दे तो दुर्बल वर्ग है, और ये दे और दुर्बल वर्ग दे दे तो नहीं आएगा। दुर्बल वर्ग केवल आय से संबंधित है, और बाकी ये कैटेगरी प्लस आय ये सारा अलाभान्वित व वंचित बालक है। ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास, शहरी विकास तैयार की गई BPL सूची, केंद्रीय या राज्य सूची में है, BPL श्रेणी में आते हैं, तो भी उनको मुख्य रूप से कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। फिर एक इंपॉर्टेंट बात कि प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आयु संबंधी पात्रता, इसमें भी चेंज हुआ, ध्यान रखना थोड़ा सा। पहले हम कहते थे कि एडमिशन जो है वो मुख्य रूप से पहली कक्षा की अगर बात करें तो 5 साल में होता था, लेकिन अब मुख्य रूप से इस निजी विद्यालयों में जो अलग से एक्ट निकला है उसमें साफ कहा गया है कि 6 साल होगी। देखते हैं कैसा। तो पहला तो करते हैं PP3, है ना, प्री प्राइमरी 3। इसमें क्या ध्यान रखना है कि या तो 3 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 4 वर्ष से कम होना चाहिए। सीधा पूछ ले कि एंट्री क्लास जो है PP3, इसमें मुख्य रूप से क्या आयु वर्ग माना गया है, तो ध्यान रखना 3 है या उससे अधिक, लेकिन 4 वर्ष से क्या होना चाहिए, कम। 3 से थोड़ा अधिक हो सकता है लेकिन 4 से कम होना चाहिए। तो 3 और 4 के मध्य की जो स्थिति है, वहां बच्चे का PP3 के लिए वह निजी विद्यालयों में निःशुल्क एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकता है। दूसरा आता है क्लास फर्स्ट, 6 वर्ष या उससे अधिक, परंतु 7 वर्ष से क्या होना चाहिए, कम। 6 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम। अब ध्यान रखना, यहाँ एक आदेश निकालकर फिर इसमें थोड़ी सी रियायत दी गई। वो रियायत ये दी गई कि नया एडमिशन होगा वो तो किसी हालत में 6 वर्ष से कम पहली में नहीं होगा। 6 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 से कम है, उसको फर्स्ट क्लास में दिया जाएगा। लेकिन अगर विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में भी एडमिशन के लिए आता है तो भी हम कहते हैं 6 वर्ष है उसके बाद दिया जाएगा। लेकिन यदि कोई बालक आंगनवाड़ी केंद्र में पहले से पढ़ रहा है, वो आंगनवाड़ी से सर्टिफिकेट लेके आता है, पहले पढ़ा हुआ है और अब वो लेके आता है, उसकी 5 साल उम्र है लेकिन उसने PP5 क्लियर कर लिया है, तो उसको उस सर्टिफिकेट के आधार पर आप एडमिशन दे सकते हो, चाहे वो 5 साल का है। सर्टिफिकेट दिक्कत क्या है, होना ये चाहिए आंगनवाड़ी का सर्टिफिकेट पढ़ता हुआ, और अब वो सर्टिफिकेट है तो शाला दर्पण में ऑप्शन आता है कि आंगनवाड़ी से बच्चा जो आया है तो वो अपने आप उसको एक्सेप्ट कर लेगा, वरना डायरेक्ट आप 6 साल से कम की डेट डालोगे तो एडमिशन एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। विद्यालय में प्रवेश हेतु बालक बालिकाओं की न्यूनतम और अधिकतम आयु इस वर्ष 31 जुलाई 2025, जो नया लेटर है उस लेटर में ये कहा गया कि 31 जुलाई 2025 को पूर्ण होनी चाहिए। इसमें अगर ये आयु इतनी पूर्ण है और इस हिसाब से है तो वह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत निजी विद्यालयों में एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल हो सकता है, वरना वो शामिल नहीं होगा। फिर मैंने कहा था एक एप्लीकेशन भी है और ये भी सवाल आता है। एक तो स्कूल वेब पोर्टल है www.rajpsp प्राइवेट स्कूल पोर्टल, जो मुख्य रूप से है को एक्सेस कर आवेदन कर सकते हैं, और अभिभावकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप भी दिया है, राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप, वही PP, ठीक है, PSP। डाउनलोड कर ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले केवल वेब पोर्टल था, अब दोनों है, मोबाइल सुविधा भी है और वेब पोर्टल भी है, उनके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे, वे बालक RT के तहत किसी विद्यालय में प्रवेश ले चुके हैं, वे पुनः आवेदन नहीं कर सकते। एक बार आपका RT में नाम आ गया है, आपको स्कूल मिल गया है, अब आप सोचोगे ये स्कूल में दूसरे में जाऊं फिर एडमिशन कर दूं, तो आपका एडमिशन निःशुल्क नहीं होगा, क्योंकि आपका आधार नंबर लिंक हो चुका है और एक आधार नंबर से एक ही फॉर्म भरा जाएगा। दूसरी बार आप आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार आपका नंबर आ गया, आवेदन क्रमांक हो गया, बार बार आपको मौका नहीं दिया जाएगा, अन्य बच्चों को दिया जाएगा। तो स्पष्ट लिखा है कि इसके तहत किसी विद्यालय में प्रवेश ले चुके हैं तो पुनः आवेदन नहीं होगा, क्योंकि आपका आधार नंबर है, लिंक है, नंबर डालोगे, अलॉटेड हो चुका है तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अभिभावक अधिकतम इंपॉर्टेंट 5 इच्छित विद्यालय, कितने, 5 अपने इच्छित विद्यालय है, उनका विकल्प वे भर सकते हैं, उनके अनुसार सीरियल वाइज में उन्हें जो भी नंबर आएगा वो मिलेगा। लॉटरी वरीयता में अनाथ बालक, दिव्यांग बालक जो केंद्र सरकार के अधिनियम 2016, मैंने कहा ना केंद्र सरकार के अधिनियम जो है 2016 को प्राथमिकता दी जाएगी।
2016 पीडब्ल्यूडी का दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, जिसमें विकलांगताओं को 7 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 21 कर दिया गया था। ठीक है, यदि किसी विद्यालय में एंट्री कक्षाओं में एक भी, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, एक भी नॉन आरटीआई प्रवेश नहीं होता है तो उस विद्यालय में, उस कक्षा में आरटी प्रवेश नहीं किया जा सकता, नहीं लेंगे। भाई सशुल्क कोई एडमिशन हुआ ही नहीं है तो निःशुल्क कहां से करोगे? तो इसने कहा कई ऐसे विद्यालय हैं जहां एंट्री क्लास पहली में कोई एडमिशन नहीं ले रहा है। अब एडमिशन ले ही नहीं रहा है, दिखाई नहीं रहा है, तो आप उसमें कैसे करोगे? लेकिन कार्रवाई आपको करनी होगी कि ऐसे विद्यालय क्यों है भाई, एडमिशन फर्स्ट क्लास में क्यों नहीं ले रहे, वो जरूर देखना है। लेकिन इसने कह रखा है तो हो सकता है सवाल घुमा के दे दे कि कोई ऐसे विद्यालय हैं जहां एक भी नॉन आरटीआई, यानी जो फीस देके होते हैं, आरटी नहीं बल्कि नॉर्मल एडमिशन लेते हैं, अगर वो प्रवेश होता ही नहीं है तो आप भाग किसका दोगे? और भाग नहीं दोगे तो जीरो का जीरो ही आएगा। इसका मतलब कोई प्रवेश नहीं लिया जा सकता। अभिभावकों से प्रतिवर्ष आय प्रमाण पत्र, इंपोर्टेंट, फर्स्ट क्लास में एडमिशन हो गया या PP3 में हो गया तो इसका मतलब नहीं है कि अब आराम से बच्चा 8 साल तक पढ़ेगा और पेरेंट्स की आय चाहे बढ़ गई है, अब पेरेंट्स की नौकरी लग गई है तो नहीं, उसको प्रत्येक साल अपनी आय का प्रमाण पत्र देना होगा, तब दूसरे साल उसकी फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्रति वर्ष आपको अभिभावक जो है उसको आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि उसकी सर्विस लग जाए या आमदनी बढ़ जाए, तो अगर वह इस वर्ग में नहीं आता, अलाभान्वित वंचित वर्ग में, तो उसको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो प्रति वर्ष उसको पेश करना होगा। फिर आते हैं अभिभावकों द्वारा निःशुल्क प्रवेशित बालकों के विद्यालय परिवर्तन के संबंध में। अब इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। यदि कोई अभिभावक स्वे इच्छा से अपने बालक को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरित करना चाहता है, उसका मन है कि स्थानांतरित करना चाहता है, तो विद्यालय परिवर्तित होते ही वह बालक फीस के पुनर्भरण का पात्र नहीं माना जाएगा। अब नहीं है कि मेरे स्कूल में एडमिशन तो हो गया, अब मैं दूसरी स्कूल जाऊं और वहां भी मेरे बच्चे की फीस माफ हो जाए, नहीं, उसी विद्यालय में है तो है, लेकिन फीस से स्थानांतरण टीसी लेके चला जाता है तो उसकी फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा कि आप एडमिशन दूसरी स्कूल में ले रहे हो और दूसरी स्कूल में हम फीस का पुनर्भरण करें, ये संभव नहीं है। इसका मतलब सीधा है कि विद्यालय परिवर्तित होते ही वह फीस के पुनर्भरण का पात्र नहीं होगा, किसके अनुसार? जो निर्देश पहले से जारी किए जा चुके हैं उन निर्देशों के अनुसार। फिर आता है नोट स्पेशल, विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा के लिए आरक्षित सीट्स पर प्रवेश के लिए पर्याप्त संख्या में दुर्बल और असुविधाग्रस्त समूह के बालक पात्र नहीं पाए जाने की स्थिति में भी कैचमेंट एरिया से बाहर के बालकों को इन सीट पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मैंने पहले ही कह दिया कि शहरी क्षेत्र और ग्राम पंचायत ये उसका कैचमेंट एरिया है, इससे बाहर चाहे सीट खाली रह जाए तो भी उसके बाहर के बच्चे को आरबी एडमिशन नहीं दे सकते कि आप सीट खाली रख दो और फिर बच्चे को सोचो कि बाहर वाले को एडमिशन दे दूं और उसकी फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी, तो उसने साफ मना कर दिया है कि किसी भी हालत में कैचमेंट एरिया जो दे रखा है उससे बाहर चाहे सीटें खाली रह जाए फिर भी अलग बालक का एडमिशन नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। फिर लास्ट लेते हैं, यदि निःशुल्क प्रवेशित बालक सत्र आरंभ हो गया है और से 31 अगस्त के मध्य कभी भी उपरोक्त वर्णित कारणों से ड्रॉप आउट हुआ, उसने स्कूल छोड़ दिए, वहां से चला गया है, तो विद्यालय उस बालक के संबंध में प्रथम किस्त का तो पुनर्भरण होगा परंतु द्वितीय किस्त का पुनर्भरण नहीं होगा। स्कूल छोड़ दी है, चला गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है या दूसरी स्कूल में एडमिशन उसने ले लिया है और यहाँ प्राइवेट स्कूल है उसकी फीस को मुख्य रूप से राज्य सरकार से प्राप्त कर ली है, तो ऐसा नहीं होगा। उसके वापस फीस अगर ले भी लिए तो उसको फीस वापस पुनर्भरण करनी होगी, स्कूल को वापस सरकार को देना होगा, क्योंकि जांच होती है और उस जांच में पता चल गया कि बच्चा तो यहाँ पढ़ ही नहीं रहा है, वास्तविक रूप से है ही नहीं, कहीं दूसरी जगह उसका एडमिशन बोल रहा है, क्योंकि जहां दूसरी जगह एडमिशन लेगा उसका आधार नंबर होगा, वो लिंक होगा, उससे पता चल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ उसको एक किस्त जब तक पढ़ रहा है, अटेंडेंस है, तब तक होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो वो टीम निर्धारण करेगी कि वास्तव में ये बच्चा यहाँ तक ही पढ़ा है या इस माह तक पढ़ा है, तो इसने डेट दे दी कि 31 अगस्त के मध्य अगर कभी जाता है तो एक का होगा, उसके बाद दूसरी किस्त का भुगतान मुख्य रूप से नहीं होगा। अब हम लेते हैं मुख्य रूप से सवालों को।
प्रश्नों को। तो बड़े ध्यान से देखना है, अटेंशन करनी है, और अटेंशन के अनुसार प्रश्नों को जो पढ़ा उन प्रश्नों के अनुसार आपको जवाब देने की कोशिश करनी है। तो चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, आरटी अधिनियम 2009 के तहत एक बच्चे को प्रवेश पाने का मौलिक अधिकार है केवल राजकीय विद्यालय में, केवल निजी विद्यालय में, केवल अल्पसंख्यक विद्यालय में, या सभी विद्यालयों में मुख्य रूप से। तो चाहे निजी हो, कहीं भी हो, जहां सरकार के अकॉर्डिंग बात की जाती है, उन विद्यालयों में वह प्रवेश देने का अधिकार होगा जो मुख्य रूप से निःशुल्क के अंतर्गत आते हैं। हाँ, धार्मिक संस्थाओं में मुख्य रूप से फिर संशोधन करके थोड़ा सा छूट दिया गया कि उन विद्यालयों में मुख्य रूप से, लेकिन सरकार के अंडर में है, नियंत्रण में है, तो मुख्य रूप से सरकारी हो चाहे निजी हो, उन दोनों विद्यालयों को मुख्य रूप से सम्मिलित किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चे का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? बच्चे की उम्र, बच्चे की क्षमता, माता पिता की शिक्षा, या बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो आरटी जो चलता है वह बच्चे की आयु के आधार पर, क्योंकि 6 से लेकर 14 वर्ष सीधा नियमित, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार जो मुख्य रूप से इसके अंतर्गत प्रदान किया गया। इसका मतलब हम किसके आधार पर लेंगे? बच्चे की उम्र के आधार पर मुख्य रूप से इसका निर्धारण जो है वो किया जाएगा। आगे बात करते हैं। ये बढ़िया सवाल है, एग्जाम में अभी आया, और हो सकता है आजकल इस तरह के सवाल आ रहे हैं, तो इसको मैं थोड़ा आपको टाइम जरूर दूंगा, सोचें, और फिर मैं बताऊंगा कि आपने गलती कहाँ की है। ध्यान से देखना। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 निम्नलिखित अध्यायों को उनके नामों में सुमेलित करिए। तो ये पहले तो दिए हैं अध्याय के नाम, ठीक है, फिर दिया है अध्यायों की क्रम संख्या, और फिर दिया है कूट। तो अब आपको देखना है विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार, बालकों के अधिकार का संरक्षण, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसको पूरा किया जाना। विकल्प आपके सामने ये है। अब इसमें खास बात है कि जिसने अटेंशन नहीं की वो इस सवाल को गलत करेगा, आता हुआ भी, सही आते हुए भी। अगर मैं भी एकदम से देखूं तो हो सकता है थोड़ा सा अंदाजा आ जाए, लेकिन हमें अनुभव हो गया, ये अलग चीज है। बाकी पहली बार जो देखता है वो सही, उसको याद होते हुए भी गलत करता है। कैसे, मैं समझाता हूं। जैसे मैंने जोड़ के 9 वाला भी याद करवाया, 11 भी आपको याद करवाया, अध्याय 7 और 10, ठीक है। 7 कैसे, ये 9 की बात कर रहा है तो 7 वापस मैं माइंड में याद करवा देता हूँ। सबसे पहला प्रस्तावना था, प्रस्तावना किसकी देंगे? तो निःशुल्क अनिवार्य, 9 की बात करें, निःशुल्क अनिवार्य, तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा है। फिर बात करते हैं कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के अधिकार, फिर बात कर दी कि समुचित सरकार। समुचित सरकार की जब हम बात करते हैं, ये विद्यालय का उत्तरदायित्व कौन सा आ गया? चौथा नंबर। पाठ्यक्रम जो मुख्य रूप से शिक्षकों और उत्तरदायित्व आ गया, ये 5वें नंबर। फिर संरक्षण, ये 6 नंबर। फिर समुचित सरकार, ये 3 नंबर, ठीक है। तो ये आपको याद है, मान लो आपको सिस्टमेटिक ढंग से के पहले प्रस्तावना दी, प्रस्तावना निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की, देंगे कौन? समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार, माता पिता कर्तव्य। चौथा था विद्यालय और शिक्षकों का उत्तरदायित्व, और वे उनका क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसे पूरा करवाना मेन काम है। फिर बालकों के अधिकारों का संरक्षण, और 7वां क्या था? प्रकीर्ण या विशेष अधिकार। ऐसे थे 7 9 के, ठीक है। तो अब ये आपको याद है, तो आप ये सोचोगे कि ये पहला है वो 4 नंबर, इसका मतलब आप इसमें ढूंढने का प्रयास करोगे तो थोड़ा सा गलत, ये यहाँ इसमें ढूंढना है। ये जो मुख्य रूप से ये क्रम संख्या और ये अध्याय, यानी सही कौन सा है? सबसे पहले अगर हम बात करें, ये अ का कौन सा होगा? 3, यानी ये 3 नंबर है जिसमें क्या कहा गया है? 4। कितना घुमाया सवाल को। 3 नंबर विकल्प है, इसमें क्या कहा गया है कि अध्याय 4 ये है, ये सही है। तो इसका मतलब ये अ का 3 का मतलब ये क्या कह रहा है? तीसरा नहीं कह रहा है, चौथा कह रहा है। ये चौथा अध्याय, और चौथा अध्याय कह रहा है, इसका मतलब सही है। लेकिन बच्चे क्या समझते हैं? ये तीसरा कह रहा है, ये तीसरे के चक्कर में ये हो जाते हैं कि मुख्य रूप से 3 है। तो ये ब का कौन सा है? 2 नंबर, 2 में कौन सा है? 3, तो सीधा 3 है, तो बिल्कुल सही है 3। तीसरा है बालकों के अधिकार का संरक्षण, जो मुख्य रूप से हम बात करते हैं कि बालकों के अधिकार का संरक्षण, ये कौन सा है? 5वां। फिर बात करी वापिस द कौन सा है? मुख्य रूप से चौथा। तो इस प्रकार हम देखते हैं, क्योंकि सीधा सवाल आ गया ये 5 में क्या कहा गया है? 6 की बात की गई। समझ में आया? ये 6 है, इसका मतलब सही है हमारा। और द में किसकी बात की? 4 में कौन सा है? 5वां। कितना घुमाया इस सवाल को। ऐसे सवाल आजकल आते हैं, तो
इन सवालों को बड़ा आराम से देखना है, आराम से, अटेंशन से। 3-4 सेकंड 5 सेकंड लग जाए, क्योंकि ये 2-3 में गड़बड़ हो जाता है। आपको याद तो है कि विद्यालय वाला पक्का 4 नंबर है, लेकिन यहां 4 न देकर क्या दिया, तीसरा विकल्प, यानी तीसरे विकल्प में 4 है, इसका मतलब ये सही है बिल्कुल। फिर ये ब का क्या है, 2 नंबर विकल्प, 2 नंबर विकल्प में क्या है, 3, तो तीसरा है, इसका मतलब सही है। इसलिए पहले आपको ये लिखना है, फिर इसमें मिलाना है, फिर इसका ये, तो 3 जब होंगे तब जाके आपका उत्तर क्या होगा, सही होगा। अब यहां दिया है स का 5, 5 मतलब 5वें विकल्प में क्या दिया, 6 नंबर, तो 6 नंबर हमने कहा बिल्कुल याद किया, 6 है, बिल्कुल सही है। यहाँ तो यहाँ 6 नहीं ढूंढना है, यहाँ 5 में 6 दे रखा है, तो वो ढूंढना है। लास्ट है द में 4, 4 का मतलब चौथा विकल्प, इसमें क्या दिया है, 5, ये 5, तो ये हमारा विकल्प सही है। ऐसे तो इसको अटेंशन से करेंगे तो आपको याद है, क्योंकि हमने सिस्टमेटिक जोड़ लिया तो हमें दिक्कत नहीं है, हमें याद है। याद होना और उसको सही अप्लाई करना, ये दूसरी बात है। तो इसीलिए मैंने सवालों को लिया ताकि थोड़ा देखें और उस सवाल को समझने की कोशिश करें, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। यदि एक प्राथमिक विद्यालय, मैं किस विद्यालय की बात कर रहे हैं, विकल्प को देखो मत पहले, इसमें विकल्प को पहले मत देखना, सवाल देखो, सवाल में समझने की कोशिश करो और उसका उत्तर ढूंढो, फिर देखो कि विकल्प में वो उत्तर कहाँ है। सीधा विकल्प देखोगे एकदम से गलत करोगे। आगे सवाल आएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ आपके दिमाग में जरूर ये उत्तर आया होगा, और फिर मैं समझाऊंगा कि ये उत्तर गलत कैसे है। ठीक है, तो प्राथमिक विद्यालय यहां हमने पढ़ा, तो प्राथमिक का मतलब क्या, 1 से 5, उच्च प्राथमिक 1 से 8। ठीक है, कुल कितने विद्यार्थी, 85। ठीक है, चलो इसने कहा 85 नामांकित है, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में अध्यापकों के पद स्वीकार। तो सिंपल सा याद रखना, हमने पढ़ा कि जब 1 से 5 की हम बात करते हैं तो हमने बात की कि मुख्य रूप से 60 तक है, तो 60 तक है, तो कितने अध्यापक है, 2। 60 से फिर वापस 61 से हम कह दें 90 तक, फिर वापस 91 से 120 तक, फिर 121 से बात करते हैं 200 तक। ठीक है, तो इसका मतलब यहां 2 तक, 60 तक है 2, फिर यहां आते ही कितने हो जाएंगे, 3, तो इसने कहा मुख्य रूप से फिर कितने हो जाएंगे, 4, और फिर कितने हो जाएंगे, 5। तो अब आपको आपके अनुसार बिल्कुल याद होगा कि मुख्य रूप से जब हम बात करते हैं 85 आते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब कितने हो गए, 3। तो बिल्कुल ये पहले डायग्राम इसको देखकर माइंड में बनाना है, साइड में बना दें, फिर विकल्प देखें, कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, ये याद भी कैसे करना है कि 60, 6 आ गया, 6 के बाद ये 3 का गैप है, 6, 9, 12, इसका मतलब 3, 3, 3 का गैप आ रहा है, तो इसको भी थोड़ा माइंड में याद रख सकते हैं इजीली, क्योंकि हम वहां भूल जाते हैं कि 60 थे, 61 था, 90 थे, 81 थे, 91 थे, ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है। तो सिंपल लिख दिया मैंने, 60 तक है तो 2। अब यहाँ 60 यानी 6, 9, 12, तो 3-3 का गैप है कि 6 में 3 जोड़ते 9, 9 में 3 जोड़ोगे तो उसके अनुसार मुख्य रूप से बात करेंगे तो उसमें 12। तो यहां 2, 3, 4 और 5 और 150 से ऊपर हमने कह रखे हैं कि जैसे ही 150 से अधिक होते हैं तो मुख्य रूप से एक एचएम की पोस्ट क्रिएट हो जाएगी, उसमें एक एचएम भी फिर शामिल होगा अगर पूछा जा रहा है तो। और विकल्प में अलग आजकल कोष्टक में पूछते हैं, प्रधानाध्यापक को छोड़कर प्रधानाध्यापक को शामिल करके, तो उस स्थिति में आपको ढंग से देखना है। आरटीई के प्रावधान के अनुसार राज्य, बात किसकी ध्यान रखना, यहां फर्क इतना ही है, केंद्र दे दे अलग हो जाएगा, राज्य देते अलग हो जाएगा, राज्य। तब मैंने कहा कि विकल्प को देखो मत, प्रश्न के अनुसार चलो, दिमाग को सोचने दो, समझने दो। अकादमिक प्राधिकरण कौन होगा, डाइट, एनसीईआरटी, एससीईआरटी या आर, तो कौन सा होगा, राज्यों में ये होगा। और राजस्थान में स्पेशल पूछ ले तो राजस्थान में नाम आर जुड़ जाएगा, बाकी सेम है, क्योंकि एससीईआरटी हर राज्य में है, एनसीईआरटी सेंटर में है और एससीईआरटी हर राज्य में है, और राजस्थान में उसका आर जोड़ दिया, राजस्थान स्टेट ये बना दिया, तो इसका मतलब सही विकल्प ये है। फिर आते हैं आरटी के अधिनियम 2009 की धारा 25 जो मुख्य रूप से है वह किससे संबंधित है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, विद्यालय विकास योजना, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति और छात्र अध्यापक अनुपात। तो छात्र अध्यापक अनुपात, क्योंकि जब हमने बात की थी आरटी 9 जब पूरा पढ़ा था तो आरटी 9 में हमने बात की थी कि चॉइस में शिक्षक के कर्तव्य, 25 अनुपात की बात की है, 26 रिक्तियों की बात की है, 27 टीचरों को सताते हैं, 3 कार्यों में जाना ही पड़ेगा, है ना, 28 मुख्य रूप से निजी शिक्षण पर प्रतिबंध। तो इस प्रकार हमने एक सिंपल रूप से जोड़ने के प्रयास किया था, और इसका मतलब चॉइस के बाद 25, तो छात्र अनुपात।
तो प्रश्न देखें, समझे थोड़ा सा कि 25 है, 25 से पहले कौन सी थी, 24 कर्तव्य था और उसके बाद जस्ट ये था। तो ऐसे जोड़ के करेंगे तो याद हो जाएगा। अगर एक उच्च प्राथमिक, प्रश्न के अनुसार चलो बस उच्च प्राथमिक की बात कर रहा है, में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित है, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के पद मुख्य रूप से स्वीकृत किए जाएंगे? 2, 3, 4 या 5? इसका मतलब 130 तक है तो कितने आ जाएंगे? मुख्य रूप से 5। वैसे हम बात करें अनुपात की तो 1:35 की बात की गई, या 35:1 की जो मुख्य रूप से बात करें उसके अनुसार हम बात करते हैं, तो मुख्य रूप से मानते हैं कि इतने जो अध्यापक है उसके पद स्वीकृत होंगे। आरटी अधिनियम 2009 का कौन सा अध्याय है? 4। तो यार याद करो 4 कौन सा है? 4 विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व किस क्षेत्र से संबंधित है? समुचित सरकार, विद्यालय, आ गया हमारा सीधा विकल्प। तो काम हुआ ना, याद किया तो इमेज बनाई तो याद हो गया कि शुरुआत में प्रस्तावना लाई, प्रस्तावना निःशुल्क अधिकार की, समुचित सरकार, फिर विद्यालय में गए और विद्यालय और शिक्षकों का उत्तरदायित्व, पाठ्यक्रम पूरा करना, बालकों के अधिकार का संरक्षण और मुख्य रूप से ये। तो अध्याय 4 सीधा हमने पहचान लिया। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 संशोधन, स्पेशल संशोधन पूछ रहा है। 2019 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा होगी? 5वीं 8वीं, दूसरी 7वीं, 7वीं 8वीं, पहली 8वीं। तो 5वीं और 8वीं की। तो इसमें जो संशोधन हुआ, ये संशोधन मुख्य रूप से 16 धारा जो 16 थी, उस धारा 16 में संशोधन किया गया और उसमें ये बिंदु जोड़े गए और कहा गया कि पहले बिंदु में कहा गया 16(1) में कि प्रत्येक वर्ष जो है वो इन बालकों की अंतिम में परीक्षा होगी, कक्षा 5 और 8 की। अगर बच्चा इसमें अनुत्तीर्ण हो जाता है, दूसरे में कहा गया कि 2 माह के भीतर फिर एग्जाम लिया जाएगा। तीसरे में कहा कि अगर बच्चा उसमें भी रह जाता है तो समुचित सरकार का ये दायित्व है कि वो चाहे उसे फेल करे या पास करे। चौथा फिर स्पेशल दे दिया कि किसी भी हालत में उसको निष्कासित नहीं किया जाएगा, होड़े अंधारे खोड़े। इसका मतलब वो आपके अंडर में है, आपको उसको पास तो करना पड़ेगा, हटा नहीं सकते, पास फेल करो आपकी मर्जी है, लेकिन किसी भी हालत में उसे निकाल नहीं सकते विद्यालय में जब तक वो प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता, तब तक वो आपके पास ही रहेगा। ये फिर हमने धारा 38 स्पेशल एक्ट संशोधन जो अभी लेटेस्ट हुआ है, वो 38 धारा में संशोधन करके ये अधिकार दे दिया गया कि अब बच्चे को आप फेल कर सकते हो। पहले तो का समुचित सरकार है उसकी छूट है, लेकिन उसमें अब संशोधन करके लेटेस्ट कह दिया कि अब बच्चे को आप फेल कर सकते हो, लेकिन लास्ट उसमें भी यही कहा गया कि बच्चे को निष्कासित उसमें भी नहीं कर सकते, फेल कर सकते हो। फेल की छूट दे दी गई है कि मुख्य रूप से पहले तो सरकार पे छुड़ा, लेकिन अब कहा कि बच्चा अगर रह जाता है तो वो फेल हो सकता है और टीचर उसको फिर वापस देखेगा, उसकी निगरानी करेगा, पेरेंट्स से बातचीत करेगा। ये भी मुख्य रूप से पॉइंट दिए गए हैं जो मुख्य रूप से, ठीक है। अगला लेते हैं, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक रिक्तियां नहीं होनी चाहिए? रिक्तियां नहीं होनी चाहिए। 8, 10, 5, 15। तो कितने प्रतिशत? 10%। 10% से जो अधिक अध्यापक के पद रिक्त नहीं होने चाहिए। फिर आता है आरटी एक्ट की धारा 12(1) ग के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट पर प्रवेश हेतु कौन सी कक्षा एंट्री लेवल, मैंने कहा था याद रखना, एंट्री लेवल कक्षा कौन सी है? प्रथम और PP3, कक्षा तृतीय या कक्षा पंचम, यानी प्रथम और PP3 दोनों। तो इसका मतलब दोनों को लिया गया है कि अब एडमिशन 2 में कर सकते हैं। PP3 पहले 4, 5 में भी था, लेकिन अब PP3 केवल और प्रथम इन दोनों को एंट्री क्लास माना गया है कि आपकी एंट्री इन क्लास में होगी, दूसरी क्लासों में एंट्री नहीं है। जिनको एडमिशन इनमें हो चुका उन्हीं बच्चों को लगातार 8 तक कक्षा निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा आरटी एक्ट 2009 कि किस धारा के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 बनाया गया? 21, 29, 38 या धारा 30? तो मुख्य रूप से कौन सी अंतिम जो धारा थी 38 में यह अधिनियम 2009 ये शक्ति देता है कि राज्य अपने इस अधिनियम को ध्यान में रखते हुए अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार नियमों का निर्माण करेगी और उसी ध्यान में रखते हुए राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 की स्थापना की गई। आरटी 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है
कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वो आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को मुख्य रूप से प्रवेश दिलाए। धारा 3, धारा 7, धारा 10 या धारा 15। अब मुख्य रूप से धारा जब हम बात करते हैं तो शुरुआत हमने 1 और 2 परिभाषा, तो तीसरी मुख्य रूप से खुद निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। जब हमने कहा तो निःशुल्क अनिवार्य 3 आ गया, इसका मतलब है नहीं। 7वीं धारा का हम जानते हैं 7 यानी 7 में वित्त से संबंधित है, तो वित्तीय प्रावधान है वो मुख्य रूप से 7, तो दोनों अलग हो गए। फिर मुख्य रूप से हम बात करते हैं धारा 10 और 15। तो ये जो संरक्षण का उत्तरदायित्व है माता पिता शिक्षक, वो धारा कौन सी है? धारा नंबर 10 में ये बात की गई। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई बालक विद्यालय कंपटीशन शुल्क लेता है तो उसके लिए क्या दंड किए जाने का प्रावधान है? इंपोर्टेंट, दंड से संबंधित एक न एक सवाल बनना है, तो धाराएं ध्यान रख लें कि कौन सी धाराएं मुख्य रूप से है। एक तो धारा 13 और एक धारा 18 और 19, इनमें मुख्य रूप से दंड का प्रावधान किया गया है। क्या है इसमें देखते हैं पहले तो, कि कंपटीशन शुल्क लेता है तो लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क का 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 7 गुना, तो कितना है? 10 गुना। जितनी फीस आपने काटी है उस फीस का 10 गुना आप पे जुर्माना लगेगा। और यदि प्रवेश परीक्षा होती है तो पहले मुख्य रूप से 25-50 हमने ऐसे याद किया था, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से जो है वो उसके अनुसार भी आपको दंड दिया जाएगा। यानी पहला तो है कि मुख्य रूप से अगर किसी प्रकार का कंपटीशन शुल्क लेते हो तो प्रति व्यक्ति शुल्क का कितना 10 गुना है वो मुख्य रूप से आपको दंड देना होगा। धारा 18 और 19 जिसमें मान्यता की बात की गई है, 18 रहना है तो मान्यता लेनी पड़ी। हमने कहा ना 18 धारा 18 रहना है तो मान्यता लेनी पड़ेगी, मानक मापदंड पूरे करने पड़ेंगे। तो इसका 18-19 में मानक और मापदंड की बात है। तो इनमें भी अगर आपने मान्यता है और बिना मान्यता का चला रहे हो तो मुख्य रूप से 1 लाख जुर्माना, और फिर भी चलाते हो तो प्रतिदिन के अनुसार जो जुर्माना मुख्य रूप से लिया जाएगा। तो 3 में जुर्माने की बात की गई है, 13, 18 और 19, 3 धाराओं को अलग से याद रखना है। बालकों के अधिकारों का संरक्षण आरटी 2009 के कौन से अध्याय में उल्लिखित है? अब मैंने इतना बढ़िया याद करवाया, मुझे नहीं लगता कि आपको ये याद नहीं रहेगा कि अधिकारों का संरक्षण बात कर रहा है 9 की। कुल कितने थे? 7 में लास्ट विशेषाधिकार था, उससे पहले संरक्षण। तो सीधा सा आपका जवाब आ जाएगा कौन सा है? अध्याय नंबर 6। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आरटी के किस अध्याय व धारा में एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का उल्लेख है? धारा 2, धारा 21, धारा 4 में धारा 1। अब एसएमसी की बात करते धारा 21 है, इसका मतलब यहाँ एसएमसी की बात की, विकास योजना की बात की, तो 22 वाला तो काट दो। फिर आता है 2, और ये अध्याय 2 हमने याद कर लिया कि मुख्य रूप से जो है वो निःशुल्क अनिवार्य, तो सीधा बच गया विद्यालय और वो धारा 21, क्योंकि आरटी 9 में सबसे बड़ा अध्याय यही है और यहां जब शुरुआत होती है उसके अनुसार हम बात करते हैं। अध्याय 9 की बात हो रही है अभी तक, ध्यान रखना ये सवाल जल्दबाजी मत करना, पहले देखना बात किसकी हो रही है। 9 की है, 11 की है, वो दिमाग में रखना है, फिर आराम से अटेंशन से चलना है क्योंकि याद हो जाएगा। लेकिन धारा में गड़बड़ कर दी और 9 और 11 में गड़बड़ हो गई तो भी ध्यान रखना, ठीक है। तो 9 की बात कर रहा है, अध्याय व धारा का सही क्रम जिसमें 1 से 8 तक बोर्ड परीक्षा नहीं होने का उल्लेख किया गया है। तो इसमें मुख्य रूप से बोर्ड परीक्षा, मैंने आपको कहा था कि पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या की बात की थी, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पूरा किया जाना। ये कब कौन सा है? जैसे ही शिक्षक आता है, शिक्षक के बाद, इसका मतलब 29 और 30 मुख्य रूप से जो बात की गई थी। 29 में सीसी की बात की, 30 में कहा गया कि बच्चे को किसी भी बोर्ड एग्जाम में बैठना अनिवार्य नहीं होगा। इसीलिए निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा ने आदेश जारी कर और 8वीं तक बोर्ड एग्जाम है, जो 8वीं तक परीक्षा बोर्ड एग्जाम है वो समाप्त कर दिया गया और कहा गया अब प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो कौन सा मुख्य रूप से है? 5वां और 30 नंबर, जो मुख्य रूप से जिसमें कहा गया कि किसी भी प्रकार का बोर्ड परीक्षा में बैठना अनिवार्य नहीं होगा, उसे हम प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र देंगे जो मार्कशीट पे लिखा हुआ है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 की धारा 24 हमने कहा ना आपकी चॉइस है, कर्तव्य है शिक्षक का, कर्तव्य दायित्व की बात किया है। तो इसने कहा कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? विद्यालय में नियमितता समय पालन बिल्कुल जरूरी है।
आवश्यक हो तो अतिरिक्त कक्षाएं लेना, ये भी है। आवश्यक हो आपको पाठ्यक्रम, स्वयं के स्तर और गति के अनुसार शिक्षण योजना बनाना, पाठ्यक्रम संचालित करना, समय पर पूर्ण करना, ये बिल्कुल सही है। ये यहां कर दिया कि स्वयं के स्तर नहीं, बालक के स्तर। शिक्षक अपनी गति से नहीं पढ़ाएगा, बालक के स्तर और गति को ध्यान में रखकर वो कितने समय में सीख रहा है वो इंपॉर्टेंट है। आप अपनी गति से नहीं पढ़ाएं, स्वयं की गति से नहीं, बच्चे की गति और स्तर के अनुसार आपको पढ़ाना है, यानी बालक की गति और स्तर के अनुसार करना है, समय पर कंपटीशन के अनुसार पूरा करना है। तो ये सारी चीजें हैं वो मुख्य रूप से इसमें जोड़ी गई। आरटी अधिनियम 9, अभी तक 9 की बात है, के प्रावधान में 1 से 5 के लिए, अब 1 से 5 है, इसका मतलब सीधा है प्राथमिक, अगर प्रवेशित बालकों की संख्या किसके मध्य है, 91 से मध्य हो तो कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी। सिंपल, मैंने आपको बार बार याद दिलाया कि 60 है, 60 तक तो कितने हैं, 2 फिक्स हो गया। फिर यहां मैंने कहा था 61 कर दो, 6 से बाद 9, 91 कर दो, फिर 12 कर दो, 120, ठीक है। तो यहां आ गया 90, यहां आ गया 120, यहां 121, ठीक है। तो इसका मतलब यहां हमने 2 ले लिया, 3 है, 4 है, तो इसमें ये कहां तक पूछ रहा है, 20, इसका मतलब 4, तो सही उत्तर क्या हो गया, 4। तो विकल्पों में नहीं घुसना है, प्रश्न देखो, दिमाग को धीरे से चलाओ, सही उत्तर देखो और फिर उसको राइट करो, तो आप सवाल आते हुए आपको गलत नहीं होंगे, इजी होंगे, सही होंगे, कहीं दिक्कत नहीं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा 2009 की बात है। किस धारा में यह कहा गया है कि बच्चों को सीखने और समझने की प्रक्रिया CCE में शामिल किया जाना चाहिए। मैंने अभी कहा कि 2 धाराएं पाठ्यक्रम से 9 में संबंधित है, 29 और 30। 30 में आ गया बोर्ड परीक्षा में बैठना अनिवार्य नहीं है, ये आ गया धारा 29। धारा 22 में बात की गई है विकास योजना की, 21 में SMC समिति बनाएगा, और समिति बनाई तो विकास योजना 22 में। 27 टीचरों को सत्तान नहीं है, 3 कार्यों के अलावा उनको कार्यों में नहीं लगा सकते। 24 दायित्व कर्तव्य टीचर की बात की गई, ठीक है। तो हमने नेगेटिव से पॉजिटिव भी आ सकते हैं और सीधे भी आ सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के बच्चों को निजी स्कूल में 2009 के अनुसार कितने प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान है, कितने प्रतिशत, तो ध्यान रखना 25% सीटें। कितनी, 25% सीटें। जितने भी बच्चे सशुल्क आए हैं उन सशुल्क बच्चों का 25% डायरेक्ट नहीं है, बच्चे जिसने एडमिशन है, अभी हमने पढ़ा था पीछे कि जितने फीस देके आए हैं उनमें हम भाग देंगे 3 का, सशुल्क भाग 3, अब आ जाएंगे आपके निःशुल्क बच्चे, तो उसके अनुसार एडमिशन, तो कितने, 25%। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा, अभी तक 9 की बात है कि किस धारा के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने से पूर्व बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता। आप निकाल नहीं सकते, प्रारंभिक शिक्षा तो उसको पूर्ण करवानी पड़ेगी। 16 और पूरा आपके अंडर में है, इसका मतलब कौन सी है, धारा 16, ये आपके अंडर में है। 17 खतरा, इसका मतलब शारीरिक और मानसिक दंड बालक को मुख्य रूप से नहीं दिया जा सकता। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 9 के अनुसार शिक्षक को किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता। हमने सिंपल इसको जोड़ा था कि आज चुनाव है, आज चुनाव है और आज तो टीचर को जाना ही पड़ेगा, सताना पड़ेगा। इसका मतलब धारा कौन सी थी, धारा 27। हम तो सताएंगे भैया, इन कामों में सताएंगे, इसके अलावा नहीं लगाएंगे। आ मतलब आपदा, ज मतलब जनगणना और चुनाव, इसका मतलब जनगणना है, चुनाव है, आपदा है, इन तीनों में तो लगा सकते हो, इन तीनों के अलावा आप नहीं लगा सकते। आज चुनाव है, इसमें तो जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा अन्य कार्य हैं, उन कार्यों में शिक्षकों को नहीं लगाया जा सकता, ये आरटी कहता है। तो हमने जोड़ा आज, आपदा, जनगणना और चुनाव, याद रखना है, इंपोर्टेंट सवाल भी आता है कई बार। भारतीय संसद ने शिक्षा का अधिकार संबंधी 86 संविधान संशोधन विधेयक कब पारित किया, 2, 5, 3 या 2? 2000 में, 2005 में, 2003 में या 2002 में? तो कौन सा है, 2002। 86, 86, 2 अच्छी है, शिक्षा की शुरुआत हो गई और अनुच्छेद 45 में संशोधन किया, मूल अधिकार बनाया, कर्तव्य बनाया और अब शेष केवल बचपन में रह गया जो अनुच्छेद 45 में। तो 3 परिवर्तन जो हुए वो इस संविधान संशोधन से हुए। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार निम्न में से किस आयु सीमा वाले बच्चों से संबंधित है? कौन से आयु के बच्चे हैं सम्मिलित? 6 से 14, 4 से 14, 5 से 15, कोई नहीं। तो ये 6 से 14 वर्ष के बालों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। जब NEP पढ़ोगे
तो एनईपी ने ये सुझाव दिया है कि अब मुख्य रूप से आगे हम एनईपी की लेंगे, कोशिश करेंगे कक्षा, तो उसमें हम बात करेंगे कि उसने थोड़ी सी सीमा बढ़ाने के लिए कहा है कि 3 से लेकर 18 वर्ष तक अब इसको किया जाना चाहिए निःशुल्क शिक्षा को। तो एनईपी के संदर्भ में है, यहाँ आरटी में अभी तक नहीं है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 नवंबर 2 बार। तो 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, उसमें J&K को छोड़कर। अब इसमें एक बात और है कि जब आरटी 9 बनाया गया तो उसमें ये डेट नहीं दी गई कि भाई हम 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू कर देंगे। उसमें लाइन ये दी कि सरकार अपने द्वारा गजट में आदेश पारित कर कर उस तिथि को तय करेगी। तो वो तिथि जब तय की गई तो वो 16 फरवरी 2010 को गजट में आदेश निकालकर ये कहा गया कि अब मुख्य रूप से संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में आरटी जो है वो लागू होगा। तो ये डेट अगर दी गई, इस आदेश में दी गई। पहले मेन जो अधिनियम है उस अधिनियम में इतना ही कहा गया कि सरकार तय करे और आदेश निकाल के उस तारीख को तय करे। तो उन्होंने आदेश जो निकाला वो 16 फरवरी 2010 को निकाला गजट में कि अब ये तारीख ये होगी और इस तारीख से संपूर्ण भारत में मुख्य रूप से यह अधिनियम लागू होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार में, संविधान की बात कर रहे हैं, और अनुच्छेद में 31, 21, 20, 51। तो अनुच्छेद 21 ए कह दें या क कह दें, मैंने पहले ही कहा था कि 21 है, ए या क कह दें, इसमें मूल कर्तव्य कह दें तो 51 क के बिंदु के और ट, और 45 जो से है नीति निर्देशित तत्वों में। अब केवल बचपन की देखभाल शेष रह गया। निःशुल्क और अनिवार्य 2009 की बात है अभी तक। लोकसभा किसकी बात करा? लोकसभा। तो थोड़ा सा जल्दबाजी मत करना, पहले राज्यसभा में हुआ 20 जुलाई, फिर लोकसभा में आया अगस्त में। कब? अगस्त 4 अगस्त। कब है? 4 अगस्त। अब 4 अगस्त में जल्दबाजी मत करना, 10 है या 9 है, इसका मतलब 10 तो होने से रहा कि 1 अप्रैल तो पूरे भारत में लागू हो गया, तो इसका मतलब पहले ही होगा 4 अगस्त। ऐसे नहीं 4 अगस्त देखो और जल्दी से राइट कर दो और कह दो पक्का सही, बिल्कुल सही है। तो थोड़ा सा देखना सन कौन सा है, क्योंकि जहां फिक्स सवाल आना ना वहां वो शब्दों को ही घुमाएगा, आपकी अटेंशन को तोड़ने का प्रयास करेगा। हमें अटेंशन बनाए रखनी है और आपको जब याद है तो कॉन्फिडेंस के साथ सवाल देखना है, फिर धीरे धीरे विकल्प और बेस्ट विकल्प का चयन करना है। ठीक है। आरटी 2009 के अनुसार अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह की बात। अब ध्यान रखना, ये सवाल ले रहा हूं, यहां बिल्कुल शब्द विकल्प मत देखो पहले, क्योंकि अभी मैं आगे सवाल लूंगा और आप देखना आप पहली बार में गलत करोगे, फिर मैं समझाऊंगा तब आएगा ये। और एग्जाम में ऐसा कर दिया, जो सवाल आपको आ रहा है 2-3 गलत कर दिए, सिलेक्शन से बाहर। डिफिकल्ट सवाल है तो सबके लिए होगा, उसको शायद सही नहीं करोगे तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आरटी, इसीलिए तो आरटी स्पेशल क्लास है कि उसको ध्यान से देखना है। इसमें गलत कर लिया आप बाहर हो कंपटीशन से, क्योंकि पढ़ने वाला और अटेंशन करने वाला उन सवालों को गलत नहीं करेगा। साइकोलॉजी है, उसमें तो अप्लाइड भी आ सकते हैं, 2-3 बाहर से भी आ सकते हैं, फैक्ट कहा नहीं जा सकता कि फिक्स उत्तर ये है, लेकिन इसमें तो फिक्स है, वही है, और जो आ रहे हैं उनको गलत नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ सप्ताह, बिल्कुल सवाल को पढ़िए, सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे निर्धारित किए गए हैं 42, 45, 35, 40। तो कितने हैं? 45 किए गए हैं, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल है। अलग से नहीं, कोष्टक में आता कई बार कि इसमें तैयारी के घंटे शामिल है, तैयारी के नहीं है, तो 45 घंटे जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल है। ठीक है, फिर बात करते हैं आरटी 2009 के अनुसार क्रमशः प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में कितने न्यूनतम कार्य दिवस प्रत्येक सत्र में निर्धारित किए गए हैं? 800, 1000, 200, 220, 900, 1100, 220 या 200। तो सीधा पहली बार में हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में इसको सही करते हैं। आया ना दिमाग में, एक बार आया, सोच रहा है ये तो मुझे आ रहा है, सही कर दो। अरे आ रहा है, थोड़ा देखो यहाँ पे, यहाँ जो बात की गई है वो कार्य दिवस की बात की गई है, घंटों की बात नहीं की गई है। इसीलिए मैंने कहा सवाल पढ़ना, सवाल नहीं पढ़ा और वो तुरंत रट के गए 800, 1000 प्राथमिक, और ये बिल्कुल गए और सही कर दिया। अरे सही है, ये दिवस की बात कराए, घंटे की बात नहीं कराए। अगर घंटे की बात करता तो आपका 800 और 1000 हो जाता, सही है, क्योंकि वो वही देगा जहां बच्चा कंफ्यूजन करेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि विकल्प मत देखो, पहले सवाल, और सवाल में अंडरलाइन करो कि पूछ क्या रहा है। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक कितने कार्य दिन
दिन है वो कम होते हैं, घंटे हैं वो ज्यादा होते हैं। तो दिन की बात की, इसका मतलब क्या होगा, 200 और 220 होगा अगर घंटों की बात करता प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में। ठीक है, तो हम करते मुख्य रूप से 800 और 1000। लेकिन यहां बात किसकी हो रही है, यहां दिवस की बात हो रही है। ये अटेंशन होती है कि पहला देखा और सीधे भाग गए, तो सीधा नहीं भागना है, देखना है प्रश्न हमसे क्या उत्तर चाह रहा है, हमें उत्तर वही देना है, तो सवाल गलत नहीं होगा। आरटी के तहत कक्षा 1 से 5 60 बच्चों तक के प्रवेश पर अध्यापकों की संख्या क्या रहनी चाहिए, 2, 3, 4 या 5। तो हम सीधा कहते हैं कि आरटी में जो सारणी दी गई उसमें फिक्स कहा गया है कि 60 तक जितने बच्चे होंगे तब तक कितने शिक्षक होंगे, 2। इसलिए जितने भी प्राइमरी स्कूल राजस्थान में है, तो वहां चाहे बच्चे 10 है, चाहे 15 है, चाहे 20 है, 2 सीट क्रिएट होती है, क्योंकि इसने कहा कि 60 तक है तो 2 तो रहेंगे। हमने उसको बांट लिया कि 30 पर 1। ठीक है, उसको हमने अनुसार बांटा कि नहीं मिलता 60 तो हम कहते 30 पे 1 है, 60 पे 2 हो गए। लेकिन आरटी में अलग से कहीं भी ये नहीं लिखा है कि उसमें ये इस प्रकार से होगा, उसने कहा 60 तक, यानी 60 तक है, 2 सीट क्रिएट है अध्यापक की। अब एक अध्यापक आता है, 2 आते हैं, वो अलग है, सीट 2 क्रिएट है। तो आपने कई स्कूलों में देखा होगा कि बच्चे चाहे 25-30 है, 35 भी है, तो भी 60 तक है तो कितने शिक्षक होंगे, 2 शिक्षक होंगे। फिर हमने 61 6 याद किया, फिर 9 किया, फिर 12 किया, फिर 150। तो ध्यान रखना है, बिल्कुल उसके अनुसार चलना है। तो कितने हो गए, 2। आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए, 30:1, 35:1, 40:1 या 50। तो कितने हैं, 35:1 है वो 6 से 8, और उसका हम मानते हैं कि 30:1 मानते हैं, बाकी 60 पे 2 होने चाहिए उसके अनुसार। एमएचआरडी का जो प्रतिवेदन निकला था, प्रेस नोट निकला था, उस प्रेस नोट में मुख्य रूप से प्राथमिक का है उसको 30:1 माना गया। तो एमएचआरडी का सवाल आता है तो उसके अनुसार 30:1 प्राथमिक का, उच्च प्राथमिक में हम कहते हैं कि 35:1 है, ये मानते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय में छात्र संख्या कितनी है, 154। आरटी 9 के अनुसार उस विद्यालय में शिक्षकों की संख्या होगी, हमने कहा था कि जैसे ही 150 से अधिक हो जाते हैं, 150 से जैसे ही अधिक हो जाते हैं तो एक तो आ जाएगा एचएम या प्रधानाध्यापक, एचएम की पोस्ट क्रिएट होगी। और पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि मुख्य रूप से 60 तक 2 थे, 61 से 90 कितने आगे, 3, 91 से 120 कितने आगे, 4, और 121 से मुख्य रूप से 200 तो कितने आगे, 5। तो 5 ये प्लस 1 एचएम। तो देखते हैं, 5 अध्यापक और 1 प्रधानाध्यापक। तो इसका मतलब मुख्य रूप से जो है वो 6 अध्यापक होंगे जो मुख्य रूप से यहां होंगे जब हम बात करेंगे। आरटी 9 के अनुसार विद्यालय भवन में कौन सी विशेषता शामिल नहीं है, उसने विद्यालय भवन कौन सा होना चाहिए, भवन की जब विशेषता पड़ी तो सभी मौसम वाला भवन, सभी मौसम से सुरक्षा करने वाला भवन होना चाहिए, बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, बाधा मुक्त पहुंच, ऐसा होना। तो देखते हैं, लड़के लड़कियों के लिए पृथक शौचालय बिल्कुल है, खेल का मैदान भी होना चाहिए, बाधा युक्त पहुंच, सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल। तो बाधा युक्त नहीं है, बाधा मुक्त है, इसने गलत लिखा है, इसीलिए ये हो गया। इसने कहा नहीं है तो ये नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है बाधा मुक्त होनी चाहिए। बाधा मुक्त का मतलब है दिव्यांगजन जो बालक है वो एक रूम से दूसरे रूम, विद्यालय में कहीं भी भ्रमण करने में उन्हें किसी प्रकार की बाधा नहीं हो, बाधा मुक्त वातावरण हो, इन्वायरमेंट हो, इसलिए व्यवस्था हर विद्यालय में की जानी चाहिए। तो बाधा मुक्त होता है, युक्त नहीं होता। युक्त आया इसलिए गलत हो गया कि ये शामिल नहीं है। बाकी पर्याप्त पुस्तकालय होना चाहिए, मुख्य रूप से जो है भवन होने चाहिए, इस प्रकार की सुविधाएं। आरटी 9 में दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा आयु वर्ग के लिए सुनिश्चित करता है, 6 से 12, 6 से 14, 6 से 18 या 6 से 20। तो कितना है, 6 से 18, 6 से 14 तो माइन है, और यहाँ दिव्यांगजन है इसमें। अब ये आरटी 9 में अलग से स्पेशल नहीं कहा गया है, ये जब दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आया, उस 16 में यह कहा गया है कि अब आरटी के तहत इन बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। उसमें आरटी के तहत इन बच्चों को 18 साल के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो उसके आधार पर छूट दी है, क्योंकि 9 ने पहले ही कह रखा है कि अगर कहीं ऐसा लगे कि इस धाराओं में
सही अनुसार परिवर्तन करना है, हित में परिवर्तन करना तो कर सकते हैं। तो उसी संशोधन में जब 2016 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम बना और उस अधिनियम में मुख्य रूप से ये कहा गया कि अब आरटी के तहत दिव्यांगजन जो बच्चे हैं वो मुख्य रूप से 6 से 18 वर्ष की आयु तक इनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा में शामिल किया जाएगा। आरटी 2009 की किस धारा में विद्यालय विकास योजना, किसकी बात की है, 9 अभी तक, और विद्यालय विकास योजना, धारा 19, धारा 22, धारा 21, धारा 25। अब 21 में हमने कहा एसएमसी, और एसएमसी किसका निर्माण करेगी, विकास योजना। इसका मतलब सीधा आ गया धारा कौन सी है, धारा 22 में मुख्य रूप से बात की गई है। 21 एसएमसी की बात करता है, एसएमसी निर्माण किसका करेगी, विकास योजनाओं का। कक्षा 6 से 8 के बालकों के संबंध में विद्यालय के आसपास कितने किलोमीटर के भीतर मुख्य रूप से कक्षा 6 से 8 यानी उच्च प्राथमिक की बात है, ठीक है, कितने किलोमीटर में मुख्य रूप से विद्यालय स्थापित किया जाएगा, 1, 4, 2, तो कितना है 2, और प्राथमिक विद्यालय वो 1, ठीक है। और ये बात किसमें की गई है, राजस्थान के नियम 2011 में बात की गई है कि अपनी परिस्थितियों के अनुसार, तो राजस्थान ने अपनी परिस्थितियों के अनुसार ये है। 9 में बात नहीं की गई, 9 में छूट दिए गए, अपने अपने स्टेट अपने अनुसार रख लें, और वो 11 में इनको रख लिया गया है। 2009 की किस धारा में शिक्षकों की रिक्तियों को भरे जाने संबंधी नियम है, रिक्तियों को जो है वो भरे जाने संबंधी नियम है, मुख्य रूप से किसमें है, 25, 26, 27, 28। तो हमने जब बात की थी कि मुख्य रूप से 24 में कर्तव्य, क्योंकि शिक्षकों के तो याद रखना ही है सिस्टमेटिक, 23 तेरी योग्यता, 23 आते ही योग्यता की बात की, शिक्षकों की योग्यता क्या है 9 में, फिर का 24 तेरे कर्तव्य है, दायित्व है, 24 में बता दिए, 25 छात्र शिक्षक अनुपात की बात की गई है, 26 रिक्तियों की बात की गई है, 27 3 कार्यों के अलावा नहीं लगा सकते, और 28 निजी शिक्षा। तो इसका मतलब सीधा आ गया, रिक्तियों की बात कर रहा है तो कौन सा आ गया, 26। 2009 की किस धारा में यह कहा गया कि निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए दिए गए छात्रों की फीस का पुनर्भरण समुचित सरकारें करेगी, समुचित सरकार, क्योंकि हमने कहा था धारा 12 में जैसे ही बाहर आएंगे निजी विद्यालय है, और निजी विद्यालयों में आपको निःशुल्क प्रवेश देना होगा 25% सीटों पर, ठीक है। तो 12 में पॉइंट दे दिए इसने, 1, 2, 3, 11 तो है नहीं इसमें, तीनों में से है, तो तीनों में से 3 जो है उसमें पहले में बात की गई है कि मुख्य रूप से जो है वो कितने प्रतिशत, 25% सीटें आरक्षित होगी। दूसरे में कहा गया है कि जो फीस है उस फीस का पुनर्भरण करना पड़ेगा, पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी। और तीसरी है, इसमें संस्थाओं को किया गया कि इससे संबंध में जो भी नियम होंगे उन संस्थाओं को मान्य करने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि निःशुल्क देना है तो संस्थाओं को देना पड़ेगा, और जो नहीं देता है उनकी मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा। इसका मतलब 3, 1, 2, 3 12 की है, और 3 पॉइंटों में कहा गया, पहले में 25%, दूसरे में कहा राज्य सरकार फीस का पुनर्भरण करेगी, और जो संस्थाएं हैं उस रूप में उसके अनुसार। आरटी 9 के अध्याय 4 कौन सा है, अध्याय 4 में शामिल नहीं है। अध्याय 4 सबसे बड़ा, और सीधा कहा था हमने जब 9 में जोड़ रखा है कि 12 से 28 जो सबसे बड़ा अध्याय है, इसका मतलब 12 से 28 है, देख लो 12 है, इसमें आता है 24 भी आता है, 18 आता है, पीछे कौन सा रह गया, धारा 10 रह गया। इसका मतलब ये विद्यालय और शिक्षकों से संबंधित नहीं है, ये इससे पहले मुख्य रूप से जब माता पिता के कर्तव्य दायित्व समुचित सरकार की बात की थी वहां। 2009 की किस धारा में सीसी पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल करने का सुझाव दिया गया, 9 है, और 9 में अभी तक बात की जा रही है अध्याय 1, 3, 5 और 6। तो चौथा है विद्यालयों का, और विद्यालयों का काम है कि पाठ्यक्रम को पूरा करना, तो प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूरा करना अध्याय 5 में, और सीसी की बात की गई, इसी में धारा 29 व 30 2 है, और 29 में सीसी की बात की गई है कि विद्यालय पाठ्यक्रम का आधार सतत और व्यापक मूल्यांकन के आधार पर होना चाहिए, और मेन राज्य में संस्थान है वो RSCERT को बनाया जाना चाहिए। निःशुल्क, फिर बात करते हैं निःशुल्क 2000 में अनिवार्य, ये स्पेशल परिभाषा में दिया गया कि अनिवार्य शब्द का मतलब क्या है। अनिवार्य शब्द, केंद्र सरकार दाखिले उपस्थिति प्रारंभिक शिक्षा को सुनिश्चित करेगी,
उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को सुनिश्चित करेगी। दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला जाएगा। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो अनिवार्य का मतलब है जो भी समुचित सरकार, जहां भी जैसी सरकार है, यानी उचित सरकार है, समुचित सरकार या उचित सरकार, केंद्र है तो केंद्र, राज्य है तो राज्य और स्थानीय सरकार है तो स्थानीय, उनका ये दायित्व होगा कि वो उनको देखें कि इन नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चों का एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रोसेस हो नहीं हो रही। इसका मतलब ये इनका प्रारंभिक शिक्षा को सुनिश्चित करेगी उचित सरकार, समुचित सरकार, जहां जो सरकार है, जहां केंद्र चल रहा है तो केंद्र, राज्य है तो राज्य। अब राजस्थान की बात आई। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2011 की अधिसूचना कब जारी की गई? जल्दबाजी मत करना। 29 मार्च 10, 29 मार्च 11, 29 अप्रैल मुख्य रूप से 11 या 29 अप्रैल 2010। तो 29 मार्च तो है ही, आपको याद है, और 2011 है, 10 होगा नहीं, 11 में वैसे नियम बनाए तो 11। राजस्थान की बात कर रहे हैं 2011 में कितने अध्याय व नियमों में विभक्त किया गया है? अब तो आपको याद हो गया ना 10 सिस्टमेटिक ढंग से कि कितने हैं अध्याय, 10 और धारा कितनी है 29। 10 की हमने बात की कि राजस्थान में पधारे हो तो राजस्थान में पहले प्रस्तावना, फिर हम समिति बनाएंगे और समिति का काम है बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। तो उसके लिए हम कहाँ गए? राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार के जाओ, विद्यालय और अध्यापकों के पास जाओ और वहां अध्यापक हमें मिले। अध्यापक ने कहा ठीक है, हम पहले पाठ्यक्रम पूरा करवाते हैं, फिर देखो कोई शिकायत है तो उसका निराकरण करते हैं और फिर कोई प्रकीर्णन या विशेष अधिकार, बालकों का संरक्षण करेंगे और संरक्षण करके विशेषाधिकार आपको दे देंगे। तो इसका मतलब कितने? 10 और धारा कितनी? 29। बिल्कुल याद रखना, 2-3 बार क्लास देख लेना तो पक्का याद हो जाएगा। अध्यापकों के वेतन भत्ते, सेवा के निबंधन और शर्तें 2011 की किस धारा के अंतर्गत है? वेतन, तनख्वाह, है ना। तो धारा 20, 21, 19, 18 याद आया? मैंने कहा ना वेतन 19 यानी उन्नी यानी गरम, गरम यानी जेब गरम हो जाएगी तो हम कर्तव्य का पालन भी करेंगे। 19 का मतलब है कि वेतन मिल गया और 20 में था कर्तव्य का पालन करेंगे और 21 में था कि अनुपात के अनुसार उसका भी हम ध्यान रखेंगे। तो आपको याद आ गया होगा तो कौन सी है? धारा 19। तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि वो मेरे लिए भी मोटिवेशन हो कि आगे और भी कंपटीशन आएंगे, उनमें भी आपके लिए क्लासें ऐसी पेश की जाए। आरटी 2011 के कौन से अध्याय में एसएमसी का वर्णन किया गया? किसकी बात है? देखो, इसीलिए कहा कि सवाल को देखो, विकल्प पहले मत देखो। 9 की है, 11 की है, धारा की है, नियम क्या है? 11 के कौन से अध्याय या भाग है उसमें एसएमसी का वर्णन? तो एसएमसी हमने कहा था फर्स्ट और सेकंड में ले लिया था। इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कौन से में थी? राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में कौन सा आ जाएगा? दूसरा नंबर आ जाएगा मुख्य रूप से, जब हम बात करते हैं कि इसमें अध्याय 2 में मुख्य रूप से एसएमसी की बात की गई है और 2 में भी मुख्य रूप से पहला और दूसरा आ गया। 3, 4 और 5 नियम थे। 3 में था एसएमसी की संरचना, 4 में था कार्यकारिणी समिति और 5 में मुख्य रूप से था विद्यालय विकास योजना। ये भी मैंने कहा था शॉर्ट में थोड़ा दिमाग में घुमाते रहना बात को। आरटी 2011 के अनुसार बालकों की पहचान कर उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की न्यूनतम अवधि, मैंने कहा था दोनों ध्यान रखना, न्यूनतम और अधिकतम कौन सा है? सीधा हमने बात की थी तीसरा भाग जैसे आता है और उसमें 6 नंबर, 3 का डबल कर दिया 6, इसका मतलब उसमें कहा विशेष प्रशिक्षण कि तीसरा था निःशुल्क और अनिवार्य राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान की बात की जा रही है। तो राजस्थान में पहला तो था प्रारंभिक, दूसरा था समिति के बाद तीसरा जैसे आया निःशुल्क और अनिवार्य, उसमें एक ही है 6 नंबर धारा और 6 कहती है विशेष प्रशिक्षण। और विशेष प्रशिक्षण की इसने कहा है न्यूनतम अवधि कितनी है? 3 माह। अधिकतम कितनी है? 2 वर्ष। दोनों हमने कहा था कि अधिकतम 2 वर्ष। तो बिल्कुल देखना 2-3 बार, तो ये क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। 2011 राजस्थान की बात कर रहा है कि कौन से भाग में विद्यालय मानचित्रण की परिभाषा है? देखो परिभाषा, तो सीधा सवाल देखो, परिभाषा मुख्य रूप से शुरू में यानी प्रस्तावना के अंतर्गत 2 धारा थी, 1 और 2। पहली में है नाम, कि पूरा नाम क्या है इसका, और दूसरी में है परिभाषाएं सारी। तो सारी परिभाषाएं, उन परिभाषाओं में इसकी भी परिभाषा है कि मानचित्रण है विद्यालय, उसकी बात की गई। तो कौन सी आ गई? भाग 1, 2, 3। यहाँ भाग पूछा है तो भाग कौन सा आ गया? पहला। और धारा, इसमें नियम वापस पूछे तो नियम 2 में परिभाषाएं सारी।
ठीक है। और भाग जो है वो पहला है क्योंकि पहले में है, दूसरा आ जाएगा समिति का सीधा। विशेष प्रशिक्षण संबंधी व्यवस्था का उल्लेख आरटी 2011 के किस भाग या अध्याय में किया गया है? किस भाग और अध्याय में? अब आप सोचो और बताओ मुख्य रूप से कि कौन सा भाग और अध्याय है, 2 है, 3 है, 4 है या 5? पहला प्रस्तावना, दूसरा समिति, और समिति के बाद सीधा मुख्य रूप से जब हमने बात की कि मुख्य रूप से जो विशेष प्रशिक्षण की बात की जाती है, इसका मतलब विशेष प्रशिक्षण है वो कौन सा है? भाग नंबर 3 में मुख्य रूप से जब बात की गई है कि इसमें बच्चों को विशेष प्रशिक्षण जो आरटी है इसके तहत दिया जाएगा। आरटी 11 के भाग 5 कौन सा है? भाग 5। अब आपने जोड़ रखा है, थोड़ा दिमाग में लगाओ और धीरे धीरे भाग 5, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, विद्यालय और अध्यापकों के दायित्व, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य, पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करना। तो इमेज पहली प्रस्तावना, दूसरी थी समिति, इसका मतलब 2 तक आ गया। दूसरी थी समिति, और समिति के मुख्य रूप से कहा कि अब बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देना है। फिर चौथा आया, देगा कौन भाई? राज्य सरकार देगी। तो राज्य सरकार के पास गए, राज्य सरकार चौथा, और 5वां कहा कि अब कहाँ जाओ आप? विद्यालय और अध्यापकों के पास जाओ। तो ये आ गया आपका 5वां, विद्यालय अध्यापक। छठा आ गया खुद शिक्षक, अब शिक्षकों का है अध्यापक, कि हम शिक्षकों के पास गए और शिक्षकों ने कहा ठीक है भाई मैं पाठ्यक्रम पूरा करवाता हूं। तो 7वां आ गया पाठ्यक्रम, ठीक है। तो सारे अब जुड़े हुए, ये सीधा कौन सा आ गया? 7वां। छठा अध्यापक है, 7वां। उन्होंने कहा ठीक है पाठ्यक्रम कंप्लीट करवाया, और पाठ्यक्रम कंप्लीट करवा के फिर कहा कि अब कोई शिकायत हो तो बताओ। फिर बालकों के अधिकार का संरक्षण हम बिल्कुल करेंगे, और फिर उसके अनुसार निराकरण। तो सीधा बिल्कुल अब आपको याद हो रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल आपने सही ढंग से क्लास को देखा है, और वापस एक बार देख लो तो वापस रिवाइज हो जाएगा। 2011 राजस्थान, कमजोर वर्ग और अलाभप्रद, जो डिसएडवांटेज और वीकर 2 ही आते हैं, बालकों का प्रवेश नियम कौन सा है? धारा या नियम 10 में किया गया है। इसका संबंध किस भाग या अध्याय से है? बिल्कुल सवाल, विकल्प पहले देखो मत। कमजोर अलाभप्रद बालकों का धारा कौन सी दे दी? 10 से 15, 10 से 15 कौन सा आएगा? विद्यालय और अध्यापकों का। और पहले ही मैंने कहा था विद्यालय जाएंगे तो विद्यालय में सबसे पहले जो कमजोर बच्चे उनको एडमिशन दो, इसका मतलब 10। फिर 11 इनकी फीस तो देनी पड़ेगी, तो पुनर्भरण कौन करेगा? राज्य सरकार। तो इसके बाद जो 11 आती है वो पुनर्भरण राज्य सरकार करेगा, ठीक है। तो सीधा हो गया कि धारा 10 में किया गया है, इसका संबंध मुख्य रूप से जो कौन से भाग में किया जाता है? तो कौन से में है? 5 में, क्योंकि 10 से 15 सीधा है, और फिर वापस 16 से 21 अध्यापक का है, ठीक है। विद्यालय विकास योजना को तैयार करना, किसकी बात कर रहा है? तैयार करना 11 के कौन से नियम के अंतर्गत आता है? 11 में विद्यालय विकास योजना। तो सीधा चले जाओ आप, पहले तो भाग दूसरा था, वो किसका था? एसएमसी का था कि नहीं था? फिर हमने कहा था एसएमसी की शुरुआत होती है, पहला दूसरा चला गया, नियम आएगा 3, 4 और 5। और मैंने कहा था एक एक वर्ड याद रख लेना। ये भाग जो 2 है वो पूरा 11 का एसएमसी का है। 3 में कहा गया संरचना का, किसका? एसएमसी की जो संरचना है, संगठन है, उस संरचना की बात की गई है। 4 में की गई है कार्यकारिणी समिति, कि कार्यकारिणी समिति का संगठन कैसे होगा, इसका निर्माण कैसे होगा, इसमें कितने सदस्य होंगे, वे सारे जो 16 सदस्य होते हैं। एसएमसी की क्लास हम अलग से लेंगे, एसएमसी एसडीएमसी, तो कार्यकारिणी समिति की क्लास। और फिर लास्ट आ जाता 5 में विकास योजना। तो 3 ही याद करनी थी, हमने कहा कि एसएमसी में 3 है, 3, 4 और 5 नियम 3 ही दिए गए हैं, भाग 1 ही 2 भाग में। तो इसका आप देख लो किसकी बात की गई है? 2, 5, तो 5 में सीधा कौन सा है? 5 में। एसएमसी की कार्यकारिणी समिति में कुल कितने? कुल 16 सदस्य। 16 पुराना ऑर्डर था उसमें 15 है, कहीं 15 मत याद कर लेना, 16 सदस्य इसमें मुख्य रूप से एसएमसी की बात की जा रही है। इसका उल्लेख आरटी 2011 की किस धारा या नियम में है? अभी किस धारा और नियम में है, किसकी बात कर रहा है? देखना बिल्कुल सवाल, मैंने कहा ना कार्यकारिणी समिति की बात कर रहा है। तो अभी हमने बात की कि मुख्य रूप से 3, 6, 4, इसका मतलब कौन सा है? 4 में कार्यकारिणी समिति की बात है,
3 में एसएमसी की संरचना की बात है और 5 में विकास योजना की बात है। आरटी 2011 के नियम 14, कौन सा है नियम 14? इसका मतलब 14 10 से 15 में, विकल्प नहीं देखने, 10 से 15 हमने लिया विद्यालय और शिक्षकों के। क्लियर? तो इसमें हमने शुरुआत की 10 के 10 से 15, इसका मतलब वहां से हमें याद करनी है कि लास्ट में हमने कहा था 14 और 15, यानी मान्यता देना और वापस लेना। भाई कंप्लीट हुआ, कंप्लीट जब हुआ उसके अनुसार मान्यता देना और वापस लेना। इसका मतलब सीधा सा है कि 14 है, 14 मान्यता प्रदान करना, और 15 है उस मान्यता को वापस लेना। अगर आप सही नहीं चल रहे हो तो उस मान्यता को हम वापस ले लेंगे। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने पर प्रधानाध्यापक द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसका उल्लेख 2011 के कौन से नियम में कहा गया है? तो ये मुख्य रूप से जब प्रधानाध्यापक यानी यहाँ शिक्षक की बात है, और शिक्षक की हमने कहा था कि मुख्य रूप से 16, जब हमने कहा कि 16 से 21 बात की, और उसके बाद हमने पाठ्यक्रम की भी बात की कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम। तो ये पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में जब बच्चे को प्रमाण पत्र दिया जाएगा तो 21, 22, 23 या 24, तो मुख्य रूप से कौन सा है? ये 23 में आएगा, जब उसने बात की कि मुख्य रूप से जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे और बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र है वो प्रधानाध्यापक द्वारा मुख्य रूप से जारी किया जाएगा। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य अधिकार नियम 2011 का राजपत्र या गजट, गजट कह दें या राजपत्र में प्रकाशन कब हुआ? 29 मार्च को तो क्या हुआ? अधिसूचित हुआ, और 30 मार्च 2011 को गजट या राजपत्र में प्रकाशित किया गया। विद्यालय विकास योजना, विद्यालय विकास योजना कितने वर्षों की योजना होती है? देखिए 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष? विद्यालय विकास योजना, सिंपल बात करते हैं, भाग 2 एसएमसी की बात है, और एसएमसी की बात की गई। अगर राजस्थान की बात करें तो हमने कहा कि 3, 4 और 5 में विकास योजना की बात की और कहा है। और अगर 9 की बात करें, 9 में 21 में एसएमसी की बात और 22 में विकास योजना की बात, कि एसएमसी है वो विकास योजना का निर्माण करेगी 9 के अनुसार, 22 में, और 11 के अनुसार मुख्य रूप से नियम 5 में। ठीक है, तो उसने कहा है कि योजना कितने 3 वर्ष के लिए होगी, और 3 वर्ष में एक वर्ष के लिए अलग, यानी 3 वर्षों के लिए बनाई जाएगी, और एक वर्ष की अलग अलग 3 योजनाएं होगी। कितनी योजनाएं होगी? कुल 3 योजनाएं होगी, जो प्रत्येक वर्ष के अनुसार 3 योजनाएं मुख्य रूप से बनाई जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब 3 वर्ष की जो योजनाएं वो बनेगी विद्यालय विकास से रिलेटेड। स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा निक के सहयोग से निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रक्रिया को ध्यान से देखना है। ऑनलाइन हमने 2 वर्ड याद करवाए कि 2 सत्र याद रखना। पहला तो एडमिशन कब शुरू हुआ और ऑनलाइन कब हुआ। एडमिशन हमने कहा 12-13 और फिर 13-14, तो सीधा सा एडमिशन की बात करें तो 12-13 और ऑनलाइन की बात करें तो 13-14, कि 13 ऑनलाइन कर देते हैं फॉर्म, लाओ ऑनलाइन कर देते हैं, 13 से शुरुआत होगी, 13 फॉर्म ऑनलाइन कर देते हैं, ऑनलाइन 13 से, और एडमिशन 1 साल पहले 12 से। तो भी याद हो जाएगा कि चीजों को जोड़ना है, जोड़ोगे तब वो चीजें ज्यादा स्थायी रहेगी। ठीक है, बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अब 9 की बात है, 11 में नहीं ढूंढना है 11 तो 11 आ रहा है, प्रश्न देखना है, प्रश्न जो जवाब देना चाहता है वैसे देना है। 9 के अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी में महिला सदस्यों का प्रतिशत क्या होगा? तो कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत महिलाएं? 50%। इंपोर्टेंट, कुल सदस्य संख्या निर्वाचित होगी, और निर्वाचित में प्रतिशत फिर से आएगा, तो कितने हैं? जितने सदस्य होंगे उनका 50% जो है वो मुख्य रूप से महिलाएं होगी। शिक्षा का अधिकार 9 की बात है कि किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है? 1, 3, 4, 2। अब तो आपको बिल्कुल याद हो गया होगा कि इतनी बार मैंने बोल दिया है, फटाफट मैं नहीं थका हूं, इसका मतलब आप भी याद करते हुए नहीं थके हैं, तो बिल्कुल आपको याद है कि कौन सा 9 की बात कर रहा है, तो अध्याय 4, और 11 की बात करेगा तो आ जाएगा 5
और छठा आ जाएगा उसमें शिक्षक। प्रारंभिक शिक्षा, सवाल देखना है, प्रारंभिक शिक्षा कक्षा से कक्षा तक की सम्मिलित रहती है। पूर्व प्राथमिक 1 से 5, 6 से 8 या 1 से 8। तो कौन सा आएगा? 1 से 8, क्योंकि प्रारंभ की बात की गई है, केवल प्राथमिक करता। तो प्राथमिक जो है वो 1 से 5, उच्च प्राथमिक वो 6 से 8, दोनों मिलाते हैं तो ये बनती है प्रारंभिक शिक्षा। क्या बनती है? प्रारंभिक शिक्षा। और माध्यमिक जो है वो 9 से 12। तो शब्द पे ध्यान रखना, प्रारंभिक है, प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक विद्यालय कैसे। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 और संशोधन दिया है 2017 के अनुसार एक अध्यापक जो 31 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्यरत है, न्यूनतम योग्यताएं नहीं रखता है तो ऐसी योग्यताओं के समय में अर्जित करेगा। मुख्य रूप से कितनी अर्जित करेगा? 5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, या मुख्य रूप से तो कितनी है? 4 वर्ष। 4 वर्ष तक जो करेगा वो योजनाएं मुख्य रूप से इसमें लागू होगी, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा नियम 11, नियमावली 2/11/11 के अनुसार विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व। ध्यान रखना, इसलिए मैंने कहा 9 अटेंशन करनी। 9 में क्या याद किया था, 11 में हमने क्या याद किया था। तो वर्णित है 1 से 5, 5 से 10, या 10 से 15, या 15 से 20। बात किसकी है? 2011 की। और पूछ किसका रहा है? विद्यालय और अध्यापक। केवल अध्यापक का नहीं पूछ रहा है, तो अगला आ जाएगा। तो केवल अध्यापकों, और इसका मतलब 10 से 15। तो हमने कहा 10 से जो 15 है वो मुख्य रूप से इसमें आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011। अभी तक 2011 की ही बात की जा रही है कि अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र कौन से नियम में निर्धारित है। अब क्या करना है? शिकायत निवारण तंत्र, ये हमने थोड़ा सा जोड़ा था, अगर याद हो तो, कि आरटी 9 में हमने बात की थी कि मुख्य रूप से जो 24 नंबर धारा है उसमें शिक्षकों के दायित्व और कर्तव्य की बात की गई है, और वहीं 2011 में जो है वो शिकायत निवारण, यानी दायित्व और शिकायत दोनों को जोड़ लिया। वहां 9 में दायित्व निर्वाह करवाया, कर्तव्य, और यहाँ जो नियम 24 है, इस 24 में शिकायत निवारण तंत्र के रूप में जो नियम निर्धारित किए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। तुलनात्मक याद रखना है, बिल्कुल अटेंशन के साथ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश बाबत एंट्री क्लास कक्षा प्रथम, एंट्री क्लास 2 है, पहले तो ध्यान रखना कि कक्षा प्रथम भी है, और पीपी 3+ यानी प्री प्राइमरी 3+ जो बच्चे हैं उनको भी है, और फर्स्ट क्लास में भी है। यहाँ प्रश्न है पहली कक्षा का कि बालक की आयु क्या होगी? 6 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम, 4 7 से कम, 5 6 से कम, या 3। पहले जो था वो 5 वर्ष या उससे अधिक, 6 वर्ष से कम, लेकिन अब जो सही और व्यवस्थित है, जो 2025-26 के निर्देशों के अनुसार 6 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम होनी चाहिए, तभी बच्चे का पहली क्लास एंट्री लेवल में एडमिशन होगा। इसमें छूट ये दी गई कि आंगनवाड़ी केंद्र से कोई बच्चा पढ़ के आया है तो उसके लिए विशेष आदेश बाद में जारी किया गया कि वो अगर आंगनवाड़ी से सर्टिफिकेट लाता है तो 5 साल का नहीं है, 5 साल का है, 6 साल का नहीं है, तो भी उसका एडमिशन पहली क्लास में होगा। वो अपवाद स्वरूप नियम है, तो उस नियम के अनुसार प्रश्न आए तो ध्यान रखना है कि आंगनवाड़ी से अगर सर्टिफिकेट लाता है तो साला दर्पण पर जब भी उसकी एंट्री होगी तो उसमें एक विकल्प आता है कि आंगनवाड़ी से आया है, तो उसके तहत 5 साल का एक्सेप्ट कर लेगा। अन्यथा नया एडमिशन जो भी देंगे पहली क्लास में, एंट्री क्लास फर्स्ट में, तो उसके लिए अनिवार्य नियम है कि 6 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम। ये सीधी लाइन लिखी हुई है इस निजी विद्यालय प्रवेश में जो आदेश आया उसके अनुसार हमें ध्यान में रखना। फिर बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, अब 2009 की बात है। ऐसे बालक जो एसटी, एससी, विकलांग, सामाजिक पिछड़ा वर्ग, अन्य समूह से संबंधित है, निम्न में से कौन सा परिभाषित है? विशिष्ट पिछड़ा वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, या असुविधाग्रस्त समूह या वंचित। तो सीधा सा क्या जवाब हो गया? असुविधाग्रस्त या वंचित समूह। क्यों? बात किसकी हो रही है? अधिनियम की। और इसमें मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं कि निजी विद्यालयों में जब शिक्षा की भी बात करते हैं तो दुर्बल वर्ग जब आएगा तो उसको सीधा सा आय सीमा से 2.5 लाख से कम हो, 2.5 लाख से अधिक नहीं हो, इसका मतलब वो दुर्बल वर्ग। असुविधाग्रस्त में आय तो आती ही आती है,
उसके अलावा ये कॉन्सेप्ट भी आता है कि जो मुख्य रूप से इन बालकों में जो ये कैटेगरी पूरी है ये इसी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा हमने लाया कैंसर पीड़ित है, एचआईवी पीड़ित है, बालक या माता-पिता है, उनके संरक्षक, उनका बच्चा है तो भी ये होगा, अनाथ बच्चा है तो भी होगा, सीडब्ल्यूएसएन या पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 इनके अंतर्गत जो बच्चा आता है उसको भी मुख्य रूप से हम इसी वर्ग के अंतर्गत रखेंगे। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकारों का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों में सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा एवं प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका है? शुरू में हमने लिखा था आर्टिकल 9 में स्पेशल एनसीपीसीआर, यानी मुख्य रूप से जो निगरानी करने वाली संस्था है, निर्देशित करने वाली है, जांच करने वाली है, वो राष्ट्रीय सेंटर में, राज्य राजस्थान या कोई भी अन्य राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है वह मुख्य रूप से इसकी निगरानी करनी, जांच करनी, समीक्षा करनी। तो सेंटर के संदर्भ में पूछा जाए तो राष्ट्रीय और राज्यों में करेगी राज्य। तो ये अलग अलग व्यवस्था कर रखी है जो इस अधिनियम जो है इसकी सुरक्षा की बात करता है, जांच की बात करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत सही नहीं है? अंतिम क्वेश्चन, बढ़िया देख के जवाब दे दो। धाराओं और मैंने अच्छी तरह जोड़ जोड़ के याद करवा दिया और एक दो बार देखोगे तो बिल्कुल ये याद हो जाएगा। तो इसका भाग 17 बच्चों के दंड से रक्षा करता है, बिल्कुल 17 खतरा कह सकते हैं हम, ठीक है। शारीरिक और मानसिक रूप से बालक को सजा या दंड नहीं दिया जा सकता। 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण की बात करता है। 21 विद्यालय प्रबंध समिति। 28 शिक्षकों के निजी ट्यूशन, तो ये तो सही है, ये भी सही है। 21 विद्यालय प्रबंध, 22 विकास समिति। अगर 9 की बात करें तो 9 की बात कर रहा है। 9 के अनुसार अगर कहें तो एसएमसी की जो बात की गई है वो 21 में की गई है, 22 में विकास योजना की बात की गई है। 28 शिक्षकों के निजी ट्यूशन, शिक्षकों का हमने शुरुआत किया धारा 23 से। 23 यानी सीधी 23 योग्यता, 24 उसके कर्तव्यों की बात की गई है। फिर 25 में मुख्य रूप से अनुपात की बात की गई। 26 में रिक्तियां 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 27 टीचरों को सताते हैं, 3 कामों में लगा सकते हैं, इसके अलावा नहीं लगा सकते। और 28 निजी ट्यूशन का निषेध। बिल्कुल क्रम से आपको अध्यापक के अनुसार ऐसे याद रखना है। फिर 14 शुल्क संग्रहण का निषेध यानी फीस। तो फीस वाली धारा कौन सी है? धारा 13 है। इसको भी हमने जोड़ा था। 13 तेरी फीस नहीं लगेगी, तेरा शुल्क नहीं लगेगा। अगर शुल्क लेता है तो उस पर जुर्माना लगेगा। जितनी फीस लेगा उस फीस का 10 गुना जुर्माना लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अलग। तो बहुत अच्छी तरह पूरा वीडियो आराम से देखना और चैनल से जुड़े रहना ताकि नए कोई अपडेट है अलग कंपटीशन में भी आपके हमेशा साथ रहें। धन्यवाद। जय हिंद।